भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वो 31 विषय शामिल हैं जहां से हर साल सीधे प्रश्न आते हैं। चाहे वो बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो या फिर बात होती है 1857 के विद्रोह से। और इसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कुछ अन्य संगठनों का उदय। बिल्कुल। लेकिन 1905 का बंगाल विभाजन, फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और उसके ठीक बाद 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में मार्ले मिंटो सुधारों ने तो जैसे आग में घी का ही काम किया। सही कहा आपने, क्योंकि इसने पहली बार धर्म के आधार पर चुनाव की बात की। एक तरह से भविष्य के विभाजन के बीज यहीं बो दिए गए थे। और इसके बाद 1911 का दिल्ली दरबार और प्रथम विश्व युद्ध, इन घटनाओं ने तो भारतीयों की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया था। निराशा तो थी, लेकिन इसी निराशा ने एकजुटता की नींव भी रखी। आप देखिए ना, 1913 में गदर पार्टी बनती है। हाँ, और 1916 का वो ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। बिल्कुल, जहां कांग्रेस के दोनों धड़े और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए। इसके साथ होम रूल आंदोलन और 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा से साफ हो गया कि अलग अलग लड़कर आजादी नहीं मिलेगी। और ठीक यहीं से हम गांधी युग में प्रवेश करते हैं। जी, 1869 से 1948 तक का वो अहम दौर। लेकिन 1919 में ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट लेकर आई, जिसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। और उसी के कड़े विरोध का नतीजा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक बहुत ही झकझोर देने वाली घटना। इस भयानक सच ने गांधी जी की पूरी रणनीति बदल कर रख दी। जो संघर्ष अब तक सिर्फ कुछ पढ़े लिखे नेताओं तक सीमित था, वो अब सड़कों पर आ गया था। यहीं से जन आंदोलनों के दूसरे और ज्यादा व्यापक चरण की शुरुआत होती है। सही कहा। यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, 1920 का असहयोग आंदोलन जब इतना व्यापक हो गया था, जो पहले कभी नहीं देखा, तो 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने सब कुछ अचानक क्यों रोक दिया? निराशा तो बहुत फैली थी उस वक्त बाकी नेताओं में भी, और इसी वजह से राजनीति में एक खलीपन आ गया। उस शून्यता को भरने के लिए 1923 में स्वराज पार्टी बनी, ताकि चुनावों के जरिए सिस्टम के अंदर घुसकर विरोध किया जा सके, ताकि आवाज अंदर से भी उठाई जा सके। राइट? बिल्कुल। फिर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। 1927 का साइमन कमीशन, जिसका कड़ा विरोध हुआ, और फिर 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जो असल में भारतीयों द्वारा अपना संविधान खुद लिखने का पहला बड़ा प्रयास था। और जब उसे स्वीकार नहीं किया गया तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक मांग उठ खड़ी हुई, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलनों की रूपरेखा तैयार की। और इस सूची के 25वें बिंदु पर फिर से मुस्लिम लीग की भूमिका अहम हो जाती है, जो अब एक अलग राष्ट्र की मांग की ओर बढ़ने लगी थी। जी, और इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग जाती है। 1942 का करो या मरो वाला भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज का सैन्य संघर्ष, फिर कैबिनेट मिशन योजना और अंततः माउंट बैटन योजना, जिसके तहत भारत को आजादी मिली। लेकिन इस पूरी 31 सूत्रीय सूची का सबसे दिलचस्प हिस्सा अंत में छिपा है। हाँ, भारत में शिक्षा का विकास और भारत में समाचार पत्र। बिल्कुल, ये दोनों विषय साबित करते हैं कि अगर विचारों का संचार ना होता और जनता बौद्धिक रूप से जागृत ना होती, तो कोई भी राजनीतिक आंदोलन कभी सफल नहीं हो पाता। यही 1857 के उस महान विद्रोह की, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से हिला दी थीं। एकदम बवाल, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बनी नई इनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाले चर्बी वाले कारतूस। हाँ, 1856 के अंत की बात है ना ये? जी हाँ, जब ये राइफलें सेना में आईं तो सैनिकों को कारतूस बंदूक में भरने से पहले दांतों से काटने पड़ते थे, और ये बात फैल गई कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी है। अरे भाई, अंग्रेजों की ये हरकतें सुनकर तो लगता है कि वो आज के किसी लापरवाह फास्ट फूड वाले की तरह थे। फास्ट फूड वाले? अरे हाँ, मतलब बिना सोचे समझे गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस मिक्स करके परोस दिया। लोगों की भावनाओं की, उनकी आस्था की कोई कदर नहीं। ये तुलना उस वक्त की ब्रिटिश मानसिकता को बहुत अच्छे से दर्शाती है। उस दौर में धर्म ही सबसे बड़ी पहचान थी। सैनिकों ने इसे अपना धर्म भ्रष्ट करने की साजिश माना। और इसी गुस्से का सबसे बड़ा धमाका हुआ 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे, गजब का गुस्सा था उस नौजवान में। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इन कारतूसों को हाथ नहीं लगाऊंगा। अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया और बगावत का बिगुल फूंक दिया। हालांकि उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश की छावनियों में एक संदेश भेज दिया कि अब बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। मतलब आग तो लग चुकी थी, अब बस इसे फैलना था।
और ये विधिवत रूप से फैली 10 मई 1857 को मेरठ से। मेरठ के सैनिकों ने तो गदरी काट दिया। सिर्फ बगावत नहीं की, साथियों को जेल से छुड़ाया, हथियार लूटे और एक ही नारा लगाया, दिल्ली चलो। बिल्कुल। रातों रात घोड़ों की टापों की आवाजों से मेरठ से दिल्ली का रास्ता गूंज उठा होगा। 11 मई को 20 NI यानी नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना और LC घुड़सवार टुकड़ियों ने दिल्ली पहुंचकर पूरा खेल पलट दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के लाल किले के बाहर हजारों सैनिक, अंग्रेजों के तो होश ही उड़ गए होंगे। और से निकलते ही ये आग कैसे फैली, जरा मैप के हिसाब से बताइए। ये बहुत तेजी से फैली। मेरठ और दिल्ली के बाद झांसी, कानपुर, लखनऊ और बिहार में आरा के पास जगदीशपुर तक ये क्रांति पहुंच गए। अब बात करते हैं उन महानायकों की जिन्हें हम आज के 1857 के अवेंजर्स कह सकते हैं। बिल्कुल सही शब्द है। हर केंद्र की अपनी एक अलग कहानी थी। दिल्ली की ही बात करें तो नेता बहादुर शाह जफर थे, लेकिन असली सैन्य नेतृत्व 11 मई को बख्त खां ने संभाला। और दिल्ली में अंग्रेजों की तरफ से दमनकर्ता कौन था? निकलसन, जो कि इतना क्रूर था लेकिन इस लड़ाई में मारा गया। हाँ, हालांकि बाद में हडसन ने कमान संभाली और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया। अब कानपुर चलते हैं। 5 जून 1857 यहां कमान थी नाना साहेब के हाथ में, जिनका असली नाम था धोंदू पंत, और साथ में थे मास्टरमाइंड तात्या टोपे यानी रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहेब को अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया था, इसलिए वे इस महासंग्राम में उतरे थे। नाना साहेब को देखकर तो मुझे आज के स्टार्टअप फाउंडर्स की याद आती है गुरु। वो कैसे? बिग ड्रीम्स और विजन तो पूरा था, लेकिन फंडिंग मतलब एक मजबूत संगठन की भारी कमी रह गई। ये बात सच है। संसाधनों की कमी कानपुर में साफ दिखी। अंततः नील कैंपबेल जैसे अंग्रेज जनरलों की रणनीति भारी पड़ी और 6 दिसंबर 1857 को वहां समर्पण हो गया। इसके बाद लखनऊ का रुख करें तो वहां 4 जून को बेगम हजरत महल ने जो मोर्चा संभाला, उसने तो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। बेगम हजरत महल का प्रतिरोध इतना जबरदस्त था कि कानपुर जीतने वाले कैंपबेल को लखनऊ भेजा गया और वहां जाकर मार्च 1858 में अंग्रेज वापस नियंत्रण पा सके। अब आते हैं उस महानायिका पर जिनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जून 1857 में झांसी में विद्रोह शुरू हुआ। रानी और तात्या टोपे ने मिलकर जनरल ह्यू रोज का डटकर सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार, हाथों में तलवार, ये दृश्य ही प्रेरणा से भरा है। और एक देश पर चलते हैं जो आरा में है। 12 जून 1857 वहां नेतृत्व किया 80 साल के कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने। 80 साल की उम्र में गुरिल्ला युद्ध। अंग्रेजों की तरफ से मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर आए थे उन्हें रोकने, लेकिन कुंवर सिंह ने उन्हें छका कर रख दिया। वहां दिसंबर 1858 तक जाकर स्थिति अंग्रेजों के काबू में आई। इसके अलावा और भी अहम केंद्र थे, जैसे फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जिन्हें कर्नल नील ने दबाया। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, वहां भी कर्नल नील को भेजा गया। और बरेली में खान बहादुर खां, जिनका दमन हडसन ने किया। ये सभी जगह 1858 तक आते आते अंग्रेजों के वापस कब्जे में आ गईं। इतनी बहादुरी के बाद भी अगर हम थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें तो सवाल उठता है कि हम चूके कहाँ। हाँ, कारण क्या थे विफलता के? सबसे बड़ी वजह थी एकता, संगठन और साधनों की कमी। ये विद्रोह पूरे देश में नहीं फैल पाया। दक्षिण भारत लगभग शांत रहा और एक साझा लक्ष्य की कमी थी। मतलब सबकी अपने अपने कारण थे लड़ने के। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को इतिहासकारों ने कैसे देखा, ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। कुछ अहम किताबें हैं जो इस विद्रोह का अलग नजरिया पेश करती हैं, जैसे वीडी सावरकर की किताब जो 1908 में आई थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, सावरकर ने इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह मानने से इनकार कर दिया और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसके अलावा भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता की किताब द ग्रेट रिबेलियन भी है। इसमें उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया है। और डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन की किताब 1857 को नहीं भूल सकते। डॉक्टर सेन को तो इस संग्राम का सरकारी इतिहासकार माना जाता है। उनका विश्लेषण बहुत ही संतुलित है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के अंजाम और सत्ता परिवर्तन पर। मतलब इसके बाद हुआ क्या? एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसेल उस वक्त भारत की यात्रा पर थे। अरे, मतलब उस दौर में भी लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी? बिल्कुल।
उनकी रिपोर्टिंग ने ब्रिटेन में दहशत फैला दी। उन्हें समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे भारत को नहीं छोड़ा जा सकता। और बस ईस्ट इंडिया कंपनी की छुट्टी हो गई। इस विद्रोह का सबसे बड़ा नतीजा यही निकला कि भारत का शासन कंपनी के हाथों से छिनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे ब्रिटेन में स्टैनली ने तैयार किया था। और इसके साथ ही गवर्नर जनरल कैनिंग का प्रमोशन हो गया। उन्हें वायसराय की उपाधि मिल गई। लेकिन अंग्रेज इस विद्रोह से अंदर तक डर गए थे। इसी डर का नतीजा था पील कमीशन का गठन। पील कमीशन जी, जिन्होंने सेना का पूरा ढांचा ही बदल दिया। जी। उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। मतलब भारतीय सैनिक कम कर दिए और अंग्रेज बढ़ा दिए। वो पूरी तरह डरे हुए थे कि कहीं ये लोग फिर से एकजुट ना हो जाएं। और सेना में भी जाति और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट बांट दिए गए। फूट डालो और राज करो। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ है कि भले ही 1857 का विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने आजादी की जो नींव रखी वो अमिट थी। बिल्कुल। और छात्रों, 1857 के इस इतिहास ने हमें दिखाया है कि अगर एकता हो तो बड़े बड़े पहाड़ भी हिल जाते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई और जीवन में भी टीम अप हो जाओ, मिलकर आगे बढ़ो। वालों के लिए एक सोचने वाला गहरा सवाल छोड़ के जाता हूँ। क्या सवाल है? जरा सोच कर देखिए, अगर 1857 में पूरे भारत में एक साथ, एक ही दिन और पूरे संसाधनों के साथ विद्रोह हुआ होता, तो क्या भारत का नक्शा और इतिहास आज कुछ और होता? ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा और अपनी खोजबीन जारी रखिएगा। तो आज की इस गहराई से की गई चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आज इस गहरे अध्ययन में हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो 1885 में शुरू हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास 1947 तक। ये पूरी चर्चा बिल्कुल हमारे सामने रखे दस्तावेजों पर आधारित है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों की परतें खोलकर देखें तो ये सिर्फ एक आम संस्था का इतिहास नहीं लगता। सही कहा। ये महज कुछ लोगों के साथ शुरू होकर भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया। इस सफर को हम मुख्य रूप से 3 चरणों में समझेंगे। प्रथम चरण 1885 से 1905, द्वितीय 1905 से 1919 और आखिर में 1919 से 1947। और शुरुआत में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि 1885 से पहले भी ऐसी संस्थाएं थीं। ओके, लेट्स अनपैक दिस थोड़ा सा। जैसे कि दस्तावेजों में जिक्र है, 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनाई थी कलकत्ता में। हाँ, और उसके बाद लंदन में बैठकर दादाभाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था। राइट। और 1883 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो थी। एग्जैक्टली। तो फिर एक नए संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इन पुरानी संस्थाओं का प्रभाव बहुत क्षेत्रीय था। रीजनल थी ये सब। हाँ, पूरे देश को एक झंडे के नीचे लाने वाला मंच गायब था। और यही काम 1884 में एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ने शुरू किया, AOU। उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन बनाई थी, है ना? लेकिन जब दादाभाई नारोजी ने इसमें हस्तक्षेप किया, उन्होंने सलाह दी कि इसका नाम बदलना चाहिए, और वहीं से नया नाम पड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 28 दिसंबर 1885। बॉम्बे का गोवालिया टैंक मैदान और वहां का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। हाँ, और दस्तावेज बताते हैं कि पूरे देश से वहां सिर्फ 72 लोग आए थे। 72 रिप्रेजेंटेटिव्स, सिर्फ 72 प्रतिनिधि। और WC बैनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बैनर्जी उसके पहले अध्यक्ष थे। पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास यहाँ दिखता है। उस वक्त भारत के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन। हाँ, और ठीक अगले साल 1886 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जो संगठन था नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका कांग्रेस में विलय हो गया। पर इसमें 87 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयाबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। और ठीक अगले साल 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ये कोई छोटी बात नहीं थी। संदेश साफ था कि ये मंच सबका है, और महिलाओं की भागीदारी भी तो शुरू हो चुकी थी। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने मंच से सभा को संबोधित किया था।
वो प्रथम महिला वक्ता बनी। उस दौर के हिसाब से ये बहुत बड़ा कदम था। देशभक्ति का एक नया स्वर भी उभर रहा था। राइट। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन याद आता है, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। वहीं पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बिल्कुल। और अंग्रेज अध्यक्षों का आना भी जारी रहा। जॉर्ज यूल के अलावा विलियम वेदरबर्न 1889 और 1910 में, अल्फ्रेड वेब 1894 में और हेनरी कॉटन 1904 में अध्यक्ष रहे। तो इसका मतलब ये पिछले 20 साल पूरी तरह से संवैधानिक सुधारों की मांग पर टिके थे। तभी दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, उनका रवैया भी शांति वाला ही था। लेकिन यहां से द्वितीय चरण शुरू होता है, 1905 से 1919 का दौर। ये काफी वैचारिक बदलाव का समय था। Here's where it gets really interesting. 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई, और फिर आया 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष एक बार फिर दादा भाई नौरोजी थे, और उन्होंने मंच से पहली बार एक नया शब्द इस्तेमाल किया, स्वराज। सिर्फ इस एक शब्द ने आगे के संघर्ष की दिशा ही बदल दी। सही कहा। और इस बदलाव की वजह से आपस में मतभेद शुरू हो गए। 1907 के सूरत अधिवेशन में जो हुआ वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, वहां पहला विभाजन हो गया, फर्स्ट स्प्लिट। हाँ, नरमपंथी और गरमपंथी आपस में भिड़ गए। हालात इतने खराब थे कि अधिवेशन को बीच में स्थगित करना पड़ा। पर भले ही नेता उलझ रहे थे, जनता के अंदर राष्ट्रीय भावना लगातार बढ़ रही थी। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में विशन नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया। फिर 1916 का चाल बहुत सक्रिय रहा। लखनऊ अधिवेशन आता है, अंबिकाचरण मजूमदार के नेतृत्व में। यहाँ एक बड़ा समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। और दस्तावेज दर्शाते हैं कि 1916 में ही पुणे में एनी बेसेंट और तिलक द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई, जिसका असर हम अगले ही साल देखते हैं। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। इन सब के बीच संस्था ने अपने जनक को भी नहीं भूला। 1912 में जब ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु हुई, तो संस्था ने आधिकारिक तौर पर उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया। पर अब यहां से हम तृतीय चरण की तरफ आते हैं। 1919 के बाद दस्तावेज यहां से राजनीतिक आंदोलन का एक बड़ा विविधीकरण दिखाते हैं। मतलब अलग अलग विचारधाराओं वाले नए संगठन अचानक से उभरने लगे थे पूरे देश में। क्योंकि आजादी का संग्राम अब सिर्फ वकीलों या पढ़े लिखे वर्गों तक सीमित नहीं था। किसान, मजदूर और युवा सब जुड़ने लगे थे। 1920 में रामचंद्र नेहरू ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा बनाई, और उसी साल 1920 में बॉम्बे में एम.एन. जोशी और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। ये सिलसिला रुका नहीं। 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई। फिर 1925 में के.बी. हेडगेवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत की। और 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान का खुदाई खिदमतगार उभरकर सामने आया। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण की कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और 1936 में सहजानंद द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा। अलग अलग विचारधाराएं थी, पर लक्ष्य एक ही था। मुख्यधारा की संस्था को भी समझ आ गया था कि अब उन्हें जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। और वही दिशा परिवर्तन आगे दिखता है। दस्तावेजों के हिसाब से 1924 का बेलगाम अधिवेशन बड़ा खास है। ये अकेला ऐसा वक्त था जब महात्मा गांधी खुद अध्यक्ष बने। उनका अध्यक्ष बनना बिखरी कड़ियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। उसके ठीक बाद 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जब सभी धड़े एकजुट हुए तो स्वतंत्रता की आवाज मुखर हो गई। 1927 के मद्रास अधिवेशन में एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय हुआ। और इसी को आगे बढ़ाते हुए 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव बाकायदा पारित कर दिया गया। 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, वहां गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली। पर दस्तावेजों में जो सबसे दिलचस्प बात मिली वो था 1937 का फैजपुर अधिवेशन। हाँ, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और खासियत ये थी कि ये किसी बड़े शहर के बजाय गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। सीधे गांव में। इसका तो यही संदेश था ना कि ये लड़ाई किसान और मजदूर की अपनी लड़ाई है।
इसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन आया, जहां सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। वहीं पर राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ। मतलब लोग अब सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि आजादी के बाद आर्थिक रूपरेखा कैसी होगी उस पर भी चर्चा हो रही थी। लेकिन इस नई सोच के साथ चलना इतना आसान नहीं था। 1939 में एक बड़ा मोड़ आया, जिसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच राजनीतिक विवाद। दरअसल बोस आक्रामक रुख अपनाना चाहते थे, जबकि गांधी जी अहिंसा पर टिके रहने के पक्ष में थे। बोस अध्यक्ष चुने गए थे, पर मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और उसी साल 1939 में ही बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर वक्त आया दूसरे विश्व युद्ध का। दस्तावेज बताते हैं कि 1940 से लेकर 1945 तक तो संगठन का कोई राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, वही इन लगातार 5 सालों तक अध्यक्ष बने रहे। बिल्कुल, सबसे लंबा समय। और इसी दौरान 1942 में सौमेंद्रनाथ टैगोर ने क्रांतिकारी समाजवादी दल की भी स्थापना की। अंततः इन सब धरातली आंदोलनों का नतीजा आजादी के रूप में मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपालानी संस्था के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में उनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक बार फिर अध्यक्ष बनाया गया। और फिर एक आजाद भारत में पहला अधिवेशन 1948 में जयपुर में संपन्न हुआ। पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे और इस नए अध्याय का शुभारंभ उसी वंदे मातरम और राष्ट्रगान के। देखिए, ये जो 14 साल का कालखंड है ना, ये सिर्फ इतिहास का कोई साधारण अध्याय नहीं है। ये भारतीय मानस के पूरी तरह से बदलने की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े झटके से। 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने अचानक एक फरमान सुनाया और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब स्रोतों में जो टाइमलाइन है वो बड़ी अजीब है। कैसे अजीब है? मतलब 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में इसका प्रस्ताव रखा गया। फिर 20 जुलाई 1905 को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। हाँ, और लागू कब किया? 16 अक्टूबर 1905 को इसे जमीन पर उतार दिया गया। अंग्रेजों का आधिकारिक तर्क ये था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और वहां प्रशासनिक असुविधा हो रही है। तो उन्होंने पश्चिमी भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रखा। इसकी राजधानी कलकत्ता बनी और गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। ओके। अब यहाँ उन्होंने बंगालियों को उनके ही प्रांत में अल्पसंख्यक बना दिया। अरे मतलब भाषा के आधार पर? हाँ, क्योंकि हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या वहां ज्यादा हो गई। और वहीं पूर्वी भाग में पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक अलग हिस्सा बनाया गया, जिसकी राजधानी ढाका थी, है ना? सही कहा। और वहां के गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर थे। यहाँ उन्होंने हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच दी। ये कोई प्रशासनिक सुधार नहीं था। ये तो एक तरह की राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। ये ऐसा है जैसे किसी पुराने और एकजुट मोहल्ले के बीचों बीच रातों रात एक दीवार खड़ी कर दी जाए, बिना निवासियों से पूछे। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि कर्जन ने ये क्यों मान लिया कि लोग इसे शांति से स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि स्रोतों के अनुसार जैसे ही ये विभाजन हुआ, प्रतिक्रिया एक ज्वालामुखी की तरह फटी। या कर्जन को इस प्रतिक्रिया का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। मतलब 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा हुई और स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक घोषणा कर दी गई। और 16 अक्टूबर को क्या हुआ ये तो सबको पता है। हाँ, जिस दिन योजना लागू हुई उस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ब्रिटिश प्रशासन ने राजनीतिक विरोध को कुचलने की कोशिश तो की, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक एकता पैदा हो गई। 16 अक्टूबर को सिर्फ शोक ही नहीं मनाया गया, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। अरे वाह, राखी दिवस! हाँ, कलकत्ता की सड़कों पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांध रहे थे। ये ब्रिटिश हुकूमत के चेहरे पर एक सीधा तमाचा था। इसी दौरान टैगोर ने वो मशहूर गीत लिखा, आमार सोनार बंगला, जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध पढ़ा कि स्वदेशी आंदोलन का मतलब था विदेशी कपड़ों की होली जलाना, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना, और इस आग को फैलाने में प्रेस की भूमिका बहुत अहम थी। हाँ, उस समय के अखबार बहुत सक्रिय थे। हितवादी, संजीवनी और बंगाली जैसे समाचार पत्रों ने कड़ा विरोध किया। और फिर यह आंदोलन सिर्फ बंगाल तक नहीं रुका। नहीं, ये पूरे देश में फैलने लगा।
पूना और बंबई में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी कमान संभाली, पंजाब में लाला लाजपत राय आगे आए। दिल्ली में सैयद हैदर रजा थे। हाँ, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने मोर्चा संभाला। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। अच्छा, ताकि ब्रिटिश स्कूलों पर निर्भर न रहना पड़े। बिल्कुल, और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने तो बंगाल केमिकल्स नाम का एक स्वदेशी स्टोर ही शुरू कर दिया। ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही दिखने लगी थी, जहां पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ था। हाँ, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार मंच से स्वराज शब्द का उल्लेख करके दोनों गुटों को शांत करने की कोशिश की। हालांकि स्रोतों के अनुसार सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो क्या नौरोजी के इस कदम से शांति आई? कुछ समय के लिए, लेकिन मूल विवाद सुलझा नहीं, और ये विवाद 1907 के सूरत अधिवेशन में पूरी तरह से फूट पड़ा, जिसे कांग्रेस के विघटन के रूप में जाना जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वहां अध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला था। उदारवादियों के प्रत्याशी रास बिहारी घोष थे, जो कि विजयी हुए थे। हाँ, और गर्मपंथियों की तरफ से लाला लाजपत राय थे। लेकिन असली लड़ाई अध्यक्ष पद की नहीं थी। तो फिर क्या थी? आज 4 अहम प्रस्तावों को लेकर था: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। गर्मपंथी चाहते थे कि इन चारों को पूरे भारत में लागू किया जाए, एक आक्रामक अभियान के रूप में। और उदारवादी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेजों को सीधा चुनौती देने से वो कांग्रेस को ही कुचल देंगे, और जब दोनों पक्ष अड़ गए तो कांग्रेस दो फाड़ हो गई। अब मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि एक तरफ कांग्रेस टूट रही है और उसी समय एक नया राजनीतिक दल जन्म ले रहा था, मुस्लिम लीग। अक्टूबर 1906 में शिमला में आगा खां का एक शिष्टमंडल वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला, और उसके तुरंत बाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने नवाब वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। हाँ, और फिर 1908 के अमृतसर अधिवेशन में सर सैयद इमाम की अध्यक्षता में उन्होंने मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी मांग रख दी: पृथक निर्वाचन मंडल। और ये वो पल था जब ब्रिटिश सरकार ने अपना सबसे खतरनाक कार्ड खेला। क्या किया उन्होंने? 15 जनवरी 1909 को उन्होंने पार्लियामेंटो सुधार पेश किए, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दे दी। हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये सिर्फ आरक्षण नहीं था। इसका मतलब था कि आरक्षित सीट पर वोट डालने का अधिकार केवल उसी समुदाय के लोगों को होगा। ओहो, मतलब अगर मुस्लिम सीट है तो सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे? बिल्कुल। इससे हुआ ये कि एक नेता को जीतने के लिए दूसरे समुदायों के पास जाने की जरूरत ही नहीं रही। अंग्रेजों ने इसके जरिए एक अधिक स्थायी मनोवैज्ञानिक विभाजन के बीज बो दिए। बाप रे, मतलब समाज को अंदर से खोखला कर दिया। और इसी दिखावे और तुष्टीकरण की रणनीति का एक और बड़ा उदाहरण 1911 का दिल्ली दरबार था, है ना? हाँ, दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसे आयोजित किया था, जहां अतिथि थे सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। और वहां उन्होंने अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर अचानक बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। सुनने में बहुत बड़ी जीत लगती है। हाँ, लेकिन साथ ही एक और फैसला हुआ। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया, जो 1 अप्रैल 1912 को आधिकारिक हो गया, और बिहार और ओडिशा को बंगाल से अलग कर दिया गया। दिल्ली के वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, जिन्होंने वाइसराय भवन, संसद भवन और इंडिया गेट बनाया। हाँ, और लॉर्ड इरविन उस वाइसराय भवन में रहने वाले पहले वाइसराय थे। तो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसने सभी समीकरण बदल दिए। बिल्कुल, मतलब एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस वगैरह। लेकिन मुझे जो बात चौंकाती है वो है भारत की भूमिका। कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया, यहाँ तक कि गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर की स्थापना कर दी। ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक उम्मीद थी। भारतीय नेताओं को लगा कि अगर हम इस मुश्किल घड़ी में अंग्रेजों का साथ देंगे तो युद्ध के बाद वे हमें स्वशासन दे देंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, इसके बजाय भारत पर आर्थिक बोझ पड़ा, और इस धोखे के एहसास ने एक ऐतिहासिक एकजुटता को जन्म दिया: 1916 का लखनऊ समझौता। ओहो, 1916 का लखनऊ समझौता, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार थे और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस समझौते की सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? क्या? गर्मपंथियों की वापसी। बिल्कुल। गर्मपंथियों की कांग्रेस में वापसी हुई,
और कांग्रेस लीग के बीच भी ऐतिहासिक समझौता हुआ। ये वो समय था जब भारतीय नेता अपने मतभेदों को भुलाकर एक मजबूत मोर्चा बना रहे थे। और सिर्फ नेता ही नहीं, जमीन पर भी बहुत कुछ हो रहा था। 1916 की होम रूल लीग। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जमीनी आंदोलन था। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ये लीग शुरू की, लेकिन मुझे ये बिल्कुल एक सुव्यवस्थित कॉरपोरेट मार्केटिंग अभियान जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब दोनों ने अपने कार्यक्षेत्रों को इतनी सफाई से बांट लिया था ताकि कोई टकराव न हो। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में अपनी लीग शुरू की। अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और सचिव एनसी केलकर। और तिलक का कार्यक्षेत्र क्या था? कर्नाटक, महाराष्ट्र जिसमें बम्बई शामिल नहीं था, मध्य प्रांत और बरार। और उन्होंने मराठा और केसरी अखबारों के जरिए प्रचार किया। और दूसरी तरफ एनी बेसेंट थी। हाँ, उन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास के अड्यार में लीग शुरू की। उनका कार्यक्षेत्र बाकी का शेष भारत था। उनके साथ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े नाम जुड़े। और उन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जैसी पत्रिकाओं का इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें एक खास बात और है स्रोतों में। क्या? गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को इस लीग में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि लखनऊ समझौता और होम रूल लीग एक दूसरे के पूरक थे। होम रूल लीग का तरीका थोड़ा आक्रामक था और गोखले की सोसाइटी बहुत ही उदारवादी तरीके से काम करती थी। वे कोई आंतरिक टकराव नहीं चाहते थे। ये तो बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी। तो इस एकजुटता और युद्ध में समर्थन के बदले अंग्रेजों ने क्या दिया? उन्होंने फिर से एक झुंझुना थमा दिया। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई, जो कि 1919 अधिनियम का आधार बनी है ना? हाँ। अब इस 1919 के अधिनियम के प्रावधान सुनिए। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली यानी डायार्की लागू की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाई गई और पृथक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया, जिसमें सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल कर लिया गया। ये द्वैध शासन प्रणाली क्या थी? देखिए, इसमें अंग्रेजों ने सत्ता देने का दिखावा तो किया, लेकिन असली ताकत अपने पास रखी। उन्होंने विषयों को 2 हिस्सों में बांटा। कम महत्व के विषय भारतीय मंत्रियों को दिए, लेकिन वित्त और पुलिस जैसे वास्तविक नियंत्रण वाले विषय गवर्नरों ने अपने पास ही रखे। मतलब जिम्मेदारी हमारी और पैसे की चाबी उनके पास। बिल्कुल। और इस पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी तो बहुत अलग थीं। स्रोतों में है कि उदारवादियों ने इसे भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी, जो कि बहुत ही भोलापन था। हाँ, और वहीं तिलक ने इसे सूर्य विहीन उषा काल या सनलेस डॉन कहा। क्या आप जानते हैं कि उस दौर में ब्रिटिश सत्ता भारतीय नेताओं से कितना खौफ खाती थी? तिलक वाले किस्से की बात कर रही हैं आप? हाँ, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को सीधा भारतीय अशांति का जनक कह डाला था। और तिलक भी कहाँ चुप रहने वाले थे। वही तो, जिसके जवाब में तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा ही ठोक दिया। मेरा मतलब है 1905 से 1915 का वो दशक जिसे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण कहा जाता। तो इस ज्वालामुखी को पहली वास्तविक चिंगारी महाराष्ट्र से मिली थी। हाँ, महाराष्ट्र से। स्रोतों के अनुसार 1897 का समय था और पुणे के चितपावन ब्राह्मणों के बीच एक गहरा असंतोष सुलग रहा था। 22 जून 1897 को दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, जिन्हें चापेकर बंधु कहा जाता है, उन्होंने पुणे के प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रेंड और एमहर्स्ट को गोलियों से भून दिया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। अब सतह पर देखने पर यह एक साधारण हत्या लग सकती है, लेकिन मैं इसके पीछे के असली कारण को समझना चाहता हूँ। मतलब चितपावन ब्राह्मण ही क्यों, और ये गुस्सा अचानक इस तरह हिंसक क्यों हो गया? देखिए, इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कारण था। चितपावन ब्राह्मण वो समुदाय था जिसने पेशवा के समय में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया था। अच्छा, तो उनके पास पहले सत्ता थी? हाँ, उनके भीतर एक सत्ता छिन जाने की गहरी ऐतिहासिक स्मृति और कुंठा थी। लेकिन तत्कालीन कारण बना पुणे का प्लेग। हाँ, 1897 का वो भयानक प्लेग। बिल्कुल, 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग फैला था। कमिश्नर रैंड को महामारी रोकने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसके तरीके मतलब वे बहुत अमानवीय थे। मैंने पढ़ा है कि वे घरों में जबरन घुस जाते थे। हाँ, ब्रिटिश सैनिक जबरन लोगों के घरों में घुसते, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते और संपत्तियों को जला देते थे। ये सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं थी, ये एक गहरे व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अपमान का मामला बन गया था। समझ रहा हूँ।
तो ये एक पर्सनल लेवल पे आ गया था। बिल्कुल, चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या उसी अपमान और गुस्से का एक अत्यंत व्यक्तिगत प्रकटीकरण था। ये एक संदेश था कि अब बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यक्तिगत अपमान ने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर किया। लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ गुस्से के दम पर कोई साम्राज्य नहीं गिराया जा सकता। बिल्कुल नहीं, एक सिस्टम चाहिए होता है। वही तो, गुस्से को एक सिस्टम, एक संरचना की जरूरत होती है। और यहीं पर स्रोत हमें बताते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नाम की एक गुप्त संस्था बनाई। हाँ, जो बाद में अभिनव भारत बनी। जी, जो 1904 में अभिनव भारत के रूप में विकसित हुई। अब यहां आकर मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ जाती है। हमारे नोट्स में जिक्र है कि अभिनव भारत ने पांडुरंग वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। हाँ, पेरिस जाना एक बहुत बड़ा कदम था। अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये बिल्कुल किसी ग्लोबल स्टार्टअप के इंटरनेशनल टेक ट्रांसफर जैसा लगता है ना। जैसे कोई नई कंपनी अपने सबसे होनहार इंजीनियर को सिलिकॉन वैली भेज रही हो कोर टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। ये तुलना सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि उस समय की वास्तविकता के बेहद करीब है। अभिनव भारत के ये युवा कोई भावुक और बिना सोचे समझे काम करने वाले लोग नहीं थे। मतलब उनका पूरा कैलकुलेशन था। बिल्कुल, वे जानते थे कि लाठियों और पुरानी बंदूकों से ब्रिटिश सेना का सामना नहीं किया जा सकता। उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी थी। पांडुरंग वापट का पेरिस जाना एक सोची समझी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रणनीति थी। वहां उन्होंने रूसी निहिलिस्टों के साथ समय बिताया, बम बनाने का रूसी मैनुअल हासिल किया, उसका अनुवाद किया और फिर उसे भारत ले आए। हाँ, फिर उस खतरनाक जानकारी को याद करके या पन्नों को कपड़ों में छुपाकर भारत वापस लाए। ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन था। कमाल का लॉजिस्टिक ऑपरेशन। लेकिन इसी महाराष्ट्र वाले हिस्से में एक और घटना है जो मुझे सोचने पे मजबूर करती है। वो कौन सी? नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने कर दी थी। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक जैसे इतने बड़े और स्थापित नेता ने अपने अखबार केसरी में इस हत्या की तुलना सीधे तौर पर शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध से कर दी। हाँ, और इसी वजह से उन्हें जेल भी हुई। बिल्कुल, इसके लिए तिलक को 18 महीने की जेल हो गई। अब मेरी एक थियरी है, मुझे पहले लगता था कि ये सिर्फ एक भावुक पत्रकारिता थी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि तिलक असल में इन हत्याओं को एक लीगल या नैतिक कवर प्रदान कर रहे थे? मैं कहूंगी कि आपकी थ्योरी बिल्कुल सटीक दिशा में है। तिलक असल में एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहे थे। मनोवैज्ञानिक युद्ध? वो कैसे? देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक युवा के हाथ में मौजूद बम खतरनाक तो था, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा खतरनाक वो विचार था जो उस बम को सही ठहरा रहा था। ओह, वैचारिक समर्थन। बिल्कुल। तिलक जनता के दिमाग में इस विचार को स्थापित कर रहे थे। वे कह रहे थे कि अगर विदेशी आक्रांता से लड़ना धर्म है, जैसा कि शिवाजी ने किया था, तो आज के युवाओं का कदम भी कोई अपराध नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म है। मतलब वो उसे लेजिटिमाइज कर रहे थे। एकदम सही। ये वैचारिक वैधता या लेजिटिमेसी देना था। अंग्रेजों ने उन्हें इसलिए जेल में नहीं डाला क्योंकि उन्होंने हत्या की थी, बल्कि इसलिए डाला क्योंकि वे पूरे समाज के माइंडसेट को बदल रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ गया तो उन्होंने महाराष्ट्र में इस पूरी संरचना को कुचलना शुरू कर दिया। हाँ, भारी क्रैकडाउन हुआ था। और यहीं से हमारे स्रोतों में एक बहुत ही तार्किक और दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। जब पश्चिम में हथियारों और गुप्त बैठकों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी, तो इस आंदोलन को खुद को बचाने के लिए एक बौद्धिक ढाल की जरूरत पड़ी। और ये ढाल उन्हें मिली पूरब में, मेरा मतलब है बंगाल में। हाँ। महाराष्ट्र से बंगाल की ओर ये भौगोलिक नहीं बल्कि एक रणनीतिक शिफ्ट था, है ना? बिल्कुल। महाराष्ट्र में जहां जोर सीधी कार्रवाई और गुप्त नेटवर्किंग पर था, वहीं बंगाल ने इसे एक संस्थागत और बौद्धिक आवरण पहना दिया। जैसे 1902 वाली समिति? हाँ, 1902 में बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये समितियां छुपकर काम नहीं करती थीं। छुपकर नहीं? फिर कैसे? कम से कम सतह पर तो बिल्कुल नहीं। ये अखाड़ों या जिम्नास्टिक क्लबों के रूप में चलाई जाती थीं, जहां युवा शरीर सौष्ठव और व्यायाम के लिए आते थे। अरे, तो ये एक फ्रंट था? बिल्कुल। ये शारीरिक प्रशिक्षण के बहाने युवाओं को मानसिक और सैन्य रूप से क्रांति के लिए तैयार करने का एक रिक्रूटमेंट सेंटर था। ये तो ठीक उसी तरह है जैसे किसी फ्रंट कंपनी के पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा हो। हाँ, और बहुत ही सुसंगठित। और इस ऑपरेशन का जो सबसे धारदार हथियार था, वो था उनका साहित्य।
अनुशीलन समिति का पत्र युगांतर, ब्रह्मबांधव उपाध्याय का संध्या और अरविंद घोष का वंदे मातरम। साहित्य ने तो कमाल ही कर दिया था। वही तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन अखबारों ने उस समय ऐसा क्या कर दिया था। अखबार तो और भी छपते थे। इन अखबारों का मैकेनिज्म बहुत अनोखा था। वे दोहरे अर्थ वाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। दोहरे अर्थ मतलब डबल मीनिंग? हाँ, वे सीधे तौर पर ये नहीं लिखते थे कि जाओ और ब्रिटिश अधिकारी को मार दो। इसके बजाय वे देवी भवानी और शक्ति की बात करते थे। अच्छा, धार्मिक रूपकों का इस्तेमाल। बिल्कुल। वे लिखते थे कि माँ को रक्त की आवश्यकता है या असुरों का नाश करने का समय आ गया है। आम भारतीय और इन क्रांतिकारियों के लिए इसका मतलब स्पष्ट था। माँ यानी भारत माता और असुर यानी अंग्रेज। ओह, बहुत ही स्मार्ट है ना? लेकिन ब्रिटिश अदालतों के लिए इस आध्यात्मिक और धार्मिक भाषा को राजद्रोह साबित करना बहुत मुश्किल होता था। ये उनकी सबसे मजबूत बौद्धिक ढाल थी। लेकिन ये ढाल हमेशा काम नहीं आई। इस वैचारिक बारोद ने अंततः मुजफ्फरपुर बमकांड जैसी घटनाओं को जन्म दिया, जहां 18 साल के खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका। हाँ, और वो एक ट्रेजेडी में बदल गया। बिल्कुल। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम को फांसी हो गई। इसके बाद जो ब्रिटिश क्रैकडाउन हुआ वो भयानक था। अलीपुर बम षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, हालांकि वो छूट गए थे। वही, साक्ष्य न मिलने पर वे छूट गए। लेकिन इसके बाद की घटना मुझे हमेशा उलझन में डालती है। जेल से छूटते ही अरविंदो घोष अचानक ये सब छोड़कर पांडिचेरी चले जाते हैं और अपना ओरोविले आश्रम खोल लेते हैं। ये समंदर पार चला गया, ये ऑफशोर हो गया, और जो भी इसे सुन रहा है उसे इन विदेशी ऑपरेशंस के स्केल को समझना चाहिए। वो भी उस जमाने में? बिल्कुल, हम 1905 की बात कर रहे हैं। लंदन का पॉश इलाका, श्यामजी कृष्ण वर्मा वहां इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाते हैं और बाकायदा इंडिया हाउस नाम का एक ठिकाना तैयार करते हैं। और ये इंडिया हाउस कोई आम हॉस्टल नहीं था। फिर क्या था? ये ब्रिटिश साम्राज्य की नाक के ठीक नीचे चल रहा एक रेडिकल इंक्यूबेटर था। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप देकर लंदन बुलाते थे। लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा जैसे तेज तर्रार युवा वहां पहुंचते थे। ब्रिटिश अधिकारी सोचते थे कि ये छात्र अंग्रेजी शिक्षा लेकर साम्राज्य के वफादार क्लर्क बनेंगे। लेकिन वो तो कुछ और ही प्लान कर रहे थे। बिल्कुल। इंडिया हाउस के बंद कमरों में वो भारत की आजादी के नक्शे तैयार कर रहे थे। मदन लाल ढींगरा ने तो 1909 में लंदन के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी। बाप रे, लंदन के बीचों बीच? हाँ, इस घटना ने ब्रिटिश हुक्मरानों को अंदर तक हिला दिया था। इसका मनोवैज्ञानिक असर ये था कि अंग्रेज अब अपनी ही राजधानी में, अपने ही घर में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। ये तो सीधा दुश्मन के घर में घुसकर वार करने जैसा था। लेकिन लंदन से भी एक कदम आगे की चीज मुझे जर्मनी में देखने को मिलती है। आप मैडम कामा की बात कर रहे हैं? जी। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस चल रही थी। वहां मैडम भीखाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, उन्होंने पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एक बहुत ही ऐतिहासिक पल। अब सोचने वाली बात यह है कि वह भारत में झंडा नहीं फहरा रही है, लंदन में नहीं फहरा रही है, बल्कि स्टुटगार्ट में एक सोशलिस्ट कांग्रेस में फहरा रही है। इसके पीछे का लॉजिक क्या था? ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चाल। डिप्लोमेसी। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस उस समय दुनिया भर के एंटी इंपीरियलिस्ट और समाजवादी विचारकों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था। मैडम कामा जानती थी कि अंग्रेज भारत के मामले को दुनिया के सामने अपना आंतरिक मामला बताकर पेश करते हैं। हाँ, जैसे ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। एकदम सही। स्टुटगार्ट में झंडा फहराकर और वहां भाषण देकर मैडम कामा ने भारत की आजादी के मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और कूटनीतिक मुद्दा बना दिया। क्या बात है! उन्होंने दुनिया के सामने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पाखंड को बेनकाब कर दिया। यह दुनिया के देशों को यह बताने का तरीका था कि भारत राजी खुशी से गुलाम नहीं है, बल्कि एक कब्जे वाला देश है जो अपनी आजादी चाहता है। अगर हम अपनी ग्लोबल स्टार्टअप वाली एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि पेरिस और लंदन अगर रिसर्च और इंक्यूबेशन सेंटर थे, तो सैन फ्रांसिस्को वो जगह थी जहां इस आंदोलन ने अपना कोर प्रोडक्ट लॉन्च किया। आप गदर पार्टी का जिक्र कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 1913 में बनी गदर पार्टी की। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने अमेरिका में इसका मुख्यालय बनाया, जिसे युगांतर आश्रम नाम दिया गया। और यहां से उन्होंने गदर नाम का अखबार निकालना शुरू किया।
उस समय बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ये अखबार भारत कैसे पहुंच रहा था? गदर अखबार की लॉजिस्टिक्स ही इस पूरे आंदोलन की जान थी। वो कैसे? देखिए, सैन फ्रांसिस्को में एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस पर इसे उर्दू, गुरुमुखी और अन्य भारतीय भाषाओं में छापा जाता था। फिर इसे उन भारतीय प्रवासियों, विशेषकर सिखों और पूर्व सैनिकों को दिया जाता था जो जहाज़ों के जरिए दुनिया भर में यात्रा कर रहे थे। तो मतलब जहाज के यात्री कुरियर का काम कर रहे थे। हाँ, यह अखबार हांगकांग, सिंगापुर और शंघाई के बंदरगाहों से होते हुए छिपकर भारत के गांवों तक पहुंचता था। ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, ये एक ओपन सोर्स मैनुअल था। जिसमें बम बनाने के तरीके होते थे। बिल्कुल, जिसमें बताया जाता था कि हथियार कैसे बनाएं और ब्रिटिश पुलिस से कैसे बचें। और इसी दौरान एक ऐसा वाकया होता है जिसे मैं इस स्टार्टअप का सबसे बड़ा पीआर क्राइसिस कहूंगा, जिसने अनजाने में ही इनके लिए एक मास यूजर एक्विजिशन या कहें तो बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ने का काम किया। हाँ, आप 1914 के कामाघाटा मारू प्रकरण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कामाघाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे गुरदत्त सिंह ने किराए पर लिया था ताकि 300 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों को कनाडा ले जाया जा सके। वे सभी बेहतर भविष्य की तलाश में थे। लेकिन कनाडा की सरकार ने, जो खुद ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थी, नस्ल भेदी कानूनों के तहत उन्हें वैंकूवर के तट पर उतरने ही नहीं दिया। महीनों तक जहाज समुद्र में खड़ा रहा। और फिर उन्हें वापस भेज दिया गया? हाँ, भूख और बीमारी से जूझने के बाद उन्हें जबरन भारत वापस कलकत्ता भेज दिया गया। और कलकत्ता पहुंचने पर जो हुआ उसने पूरी कहानी बदल दी है ना? जी हाँ, कलकत्ता के बज बंदरगाह पर उतरते ही उन पर ब्रिटिश पुलिस ने गोलियां चला दी। कई निर्दोष लोग मारे गए। बहुत ही दुखद घटना थी। हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के उस तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण का विश्लेषण करने वाले हैं। सर, जब हम मोहनदास करमचंद गांधी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे तौर पर एक परिपक्व, धोती पहने हुए उस नेता की छवि उभरती है जिसके पीछे पूरा देश चल रहा है। हाँ, एकदम से वही तस्वीर आती है दिमाग में। लेकिन उस परिपक्वता के पीछे दशकों की तैयारी थी। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे एक सामान्य मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए तो वो केवल एक वकालत का काम लग रहा था। ठीक यही तो हो रहा था। बिल्कुल। वहां नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई, जो लोगों को राजनीतिक रूप से संगठित करने का एक टूल था। फिर इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार शुरू किया गया, जो केवल सूचना देने के लिए नहीं था। हाँ, वो कोई आम अखबार नहीं था, वो मास कम्युनिकेशन का हथियार था ताकि विमर्श को नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म बनाए गए। ये कोई सामान्य रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये उन कार्यकर्ताओं को तैयार करने के ट्रेनिंग सेंटर थे जिन्हें आगे चलकर लाठियां खानी थी, लेकिन पलटवार नहीं करना था। यहाँ जो बातें हुए, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये सब बहुत तार्किक लगता है। भारत लौटकर उन्होंने साबरमती आश्रम स्थापित किया, नवजीवन और यंग इंडिया जैसी पत्रिकाओं के जरिए जनसंपर्क शुरू किया। हिंद स्वराज में वे पहले ही अपनी पूरी वैचारिक रूपरेखा स्पष्ट कर चुके थे। भारत आने के बाद उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी थी कि वे पहले पूरे भारत का भ्रमण करें। लेकिन चंपारण का मामला लेते हैं। हाँ, वहां नील की खेती वाला विवाद था ना? सही कहा। वहां अंग्रेज बागान मालिक किसानों से एक दमनकारी 3 कठिया पद्धति के तहत जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। किसानों को अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के एक हिस्से पर नील उगाना पड़ता था, जिससे जमीन भी बंजर हो रही थी और उन्हें खाने के लिए अनाज भी नहीं मिल पा रहा था। एकदम सही। अब देखिए, गांधी जी ने वहां कोई बड़ा राजनीतिक भाषण नहीं दिया। वे वहां गए, विस्तार से डेटा इकट्ठा किया और पूरी तरह से कानूनी और अहिंसक तरीके से सिस्टम को चुनौती दी। अंततः अंग्रेजों को वो शोषक व्यवस्था खत्म करनी पड़ी। यानी उन्होंने एक जमीनी मुद्दे को पकड़ा और लोगों को जीत का स्वाद चखाया। और अहमदाबाद मिल हड़ताल में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां उन्होंने पहली बार अनशन का प्रयोग किया था। हाँ, अहमदाबाद की स्थिति तो और भी जटिल थी। वहां मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद था। शहर में प्लेग फैला था, जिसके कारण मजदूर शहर छोड़कर जा रहे थे। तो उन्हें रोकने के लिए मालिकों ने कुछ लालच दिया होगा। बिल्कुल। उन्हें रोकने के लिए मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देना शुरू किया। लेकिन जब प्लेग खत्म हुआ तो मालिकों ने बोनस तुरंत वापस ले लिया। मजदूरों का कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये बोनस उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है। और मालिक मान नहीं रहे होंगे। हाँ, जब बातचीत विफल हो गई तो गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल यानी अनशन का हथियार इस्तेमाल किया। इसका मनोवैज्ञानिक असर इतना गहरा था कि अंततः मिल मालिकों को झुकना पड़ा। अरे वाह! और मजदूरों को उनकी मांग के अनुसार 35% बोनस मिला। इसके तुरंत बाद
खेड़ा में फसल बर्बाद होने के बावजूद किसानों से जो लगान वसूला जा रहा था उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ और सरकार को पीछे हटना पड़ा। अगर इन तीनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखा जाए ना, तो रणनीति पूरी तरह से साफ हो जाती है। वे रातों रात कोई बड़ा धमाका नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल नहीं। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के जरिए उन्होंने देश की आम जनता के मन में ये गहरा विश्वास पैदा कर दिया कि ये नया तरीका, सत्याग्रह, जमीन पर वास्तव में काम करता है। किसानों और मजदूरों को लगने लगा कि ये व्यक्ति हमारे रोजमर्रा के दर्द को समझता है। यही तो उनकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन जाहिर है, जब इन स्थानीय जीतों से भारत की जनता में एक नई ऊर्जा आ रही थी, तो ब्रिटिश सत्ता का घबराना लाजमी था। और इतिहास गवाह है कि जब कोई भी शक्तिशाली सत्ता घबराती है तो वो सबसे पहले क्रूरता और दमन का सहारा लेती है। बिल्कुल, और यहीं से उस चिंगारी का जन्म हुआ जिसने इन स्थानीय संघर्षों को पूरे देश की आग में बदल दिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ब्रिटिश सरकार उस समय भारत में तेजी से पनप रही क्रांतिकारी गतिविधियों से भी डरी हुई थी। इसी डर से निपटने के लिए वे 1919 में रॉलेट एक्ट लेकर आए। ये कानून तो एक तरह से राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जैसा था। इसकी परिभाषा ही बन गई थी, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। एकदम सही शब्दों में बयां किया आपने। मतलब किसी भी व्यक्ति पर केवल शक होने के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे कोर्ट में अपना पक्ष रखने का कोई अधिकार नहीं था और कोई सुनवाई नहीं होनी थी। ये न्याय प्रणाली का मजाक था एक तरह से। ये लोगों के मन में खौफ पैदा करने का एक टूल था और दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने इसके विरोध की कमान भी संभाली थी। और इसी खौफ ने उल्टे एक बड़े आक्रोश को जन्म दिया। इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन इस आक्रोश का सबसे दर्दनाक और भयावह परिणाम पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में देखने को मिला। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन। हाँ, ये दिन भारतीय इतिहास के पन्नों पर एक गहरे घाव की तरह दर्ज है। वैशाखी का दिन था। लोग अपने स्थानीय नेताओं की बिना किसी कारण हुई गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। उस बाग से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। और फिर जनरल डायर ने जो किया, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। बिना किसी पूर्व चेतावनी के उसने उस संकरे रास्ते को रोककर निहत्थी और शांतिपूर्ण भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। ये बेहद दर्दनाक था। स्रोत बताते हैं कि उस दिन सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। उस अमानवीय कृत्य ने ब्रिटिश हुकूमत के न्याय और सभ्यता के उस झूठे नकाब को पूरी तरह से नोच फेंका जिसे वो दशकों से पहने हुए थे। पूरे देश में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सदमा फैल गया जिसे उम्मन शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस घटना का असर केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि ये एक गहरा बौद्धिक और नैतिक आघात था। देश के बुद्धिजीवियों को लगने लगा कि जिस व्यवस्था के साथ वे तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बुनियाद ही अमानवीयता पर टिकी है। हाँ, कई लोगों ने तो अपनी उपाधियां भी लौटा दी थी। बिल्कुल। रविंद्रनाथ टैगोर ने गहरे क्षोभ के साथ अंग्रेजों द्वारा दी गई अपनी नाइट यानी सर की उपाधि तुरंत वापस कर दी। शंकर नायर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। और सरकार ने क्या किया? सरकार का रवैया देखिए। दिखावे के लिए उन्होंने हंटर आयोग नाम की एक जांच समिति बिठा दी। और वो आयोग भी पूरी तरह से एक मजाक ही था। मतलब उसमें 8 सदस्यों में से 5 अंग्रेज थे और केवल 3 भारतीय। ये न्याय करने की नहीं बल्कि लीपापोती करने की एक सोची समझी कोशिश थी। बिल्कुल। इसी लीपापोती और जलियांवाला बाग के दर्द ने देश में एक ऐसा बारूद तैयार कर दिया जिसे फटने के लिए बस एक बड़ी वजह की जरूरत थी। और यहाँ कहानी वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि देश में गुस्सा तो उफान पर था, लेकिन उस बेतरतीब गुस्से को एक दिशा और एक ढांचे की जरूरत थी। और वो दिशा मिली 2 बिल्कुल अलग अलग मुद्दों के एक अभूतपूर्व संगम से। हाँ, एक तरफ जलियांवाला बाग का गहरा जख्म था और दूसरी तरफ शुरू हो रहा था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को समझना बहुत जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की की हार हुई थी। इसके बाद मई 1920 की सेवर्स के संधि के तहत अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को एक तरह से समाप्त कर दिया, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल। खलीफा को दुनिया भर के मुसलमान अपना धार्मिक प्रमुख मानते थे। अंग्रेजों ने युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों से वादा किया था कि वे खलीफा के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। इससे भारतीय मुसलमानों में भारी रोष और नाराजगी फैल गई। और यहीं पर गांधी जी की वो दूरदृष्टि काम आई जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक तरफ हिंदू समाज जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट को लेकर उबल रहा है और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज
खिलाफत के मुद्दे पर अंग्रेजों से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने एक बहुत बड़ा अवसर देखा इसमें। हाँ, ये ऐसा था जैसे गुस्से के दो विशाल भंडार अलग अलग पड़े हों और उन्होंने इन दोनों को जोड़कर एक ही बड़े टरबाइन से लगा दिया। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे दुर्लभ अवसर के रूप में देखा जो शायद अगले 100 सालों तक दोबारा नहीं आता। और इसी रणनीतिक संगम से जन्म हुआ 1920 के असहयोग आंदोलन का, जो कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था ना। जी हाँ, और ये एक बहुत ही भावुक दिन भी था, क्योंकि उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। खिलाफत के नेताओं के साथ मिलकर जब असहयोग आंदोलन का खाका तैयार किया गया, तो उसका स्वरूप पिछले सभी विरोध प्रदर्शनों से बिल्कुल अलग था। ये सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। रणनीति ये थी कि हम उस प्रशासन के साथ कोई सहयोग ही नहीं करेंगे जो हमारे शोषण पर टिका है। नागपुर अधिवेशन में सीआर आस ने इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सरकारी उपाधियां वापस कर दी गईं, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, अदालतों का बहिष्कार किया गया। और उसी समय तिलक स्वराज कोष की भी स्थापना हुई थी। हाँ, ताकि आंदोलन को आर्थिक रूप से चलाया जा सके। और इस पूरे आंदोलन का सबसे प्रभावशाली हिस्सा था विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कोई छोटी बात नहीं थी। अगर इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो भारत उस समय ब्रिटेन के मैनचेस्टर में बनने वाले कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार था। भारत से ही कच्चा कपास बहुत कम दाम पर ब्रिटेन जाता, वहां मशीनों से कपड़ा बनता और फिर वही कपड़ा भारत में बहुत महंगे दाम पर बेचा जाता, जिसने हमारे स्थानीय उद्योगों को खत्म कर दिया था। बिल्कुल, इस व्यवस्था ने भारत के स्थानीय बुनकरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसलिए चौराहों पर जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, वह केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं था, वह भारत की आर्थिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का एक सीधा प्रयास था। 1922 के चौरी चौरा की घटना की बात कर रही हैं। बिल्कुल। मुझे सच में ये बात कभी-कभी बहुत अजीब लगती है। मतलब कल्पना कीजिए, पूरे देश की जनता सड़कों पर है, पूरा सरकारी तंत्र पंगु हो चुका है, आप आज़ादी के इतने करीब हैं और केवल 5 फरवरी 1922 की एक घटना के कारण 12 फरवरी को बारदोली में पूरे के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन पर ब्रेक लगा दिया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा फैसला था। गोरखपुर के चौरी चौरा में एक भीड़ बेकाबू हो गई और उसने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। घटना निसंदेह बेहद दुखद थी, लेकिन इसके कारण अचानक पूरा आंदोलन वापस ले लेना, उस समय तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इस फैसले से स्तब्ध और निराश रह गए थे। 10 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 1923 में कांग्रेस के भीतर हुआ। पार्टी 2 स्पष्ट धड़ों में बट गई। बिल्कुल, और ये विभाजन रणनीति को लेकर था, लक्ष्य को लेकर नहीं। एक धड़ा था जिन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसमें मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। उनका क्या मानना था? उनका तर्क बहुत व्यावहारिक था। उनका कहना था कि चूंकि सड़क पर जन आंदोलन अब बंद हो चुका है, इसलिए हमें खाली नहीं बैठना चाहिए, हमें सिस्टम के अंदर घुसकर लड़ाई लड़नी चाहिए। यानी विधानमंडलों के चुनाव लड़ो, सदन के अंदर जाओ और वहां जाकर अंग्रेजों की नीतियों को बाधित करो। इसी सोच के साथ उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और ये बात बहुत विवादास्पद इसलिए थी क्योंकि विधानमंडल में जाने का मतलब था ब्रिटिश सत्ता के तहत शपथ लेना। हाँ। जो असहयोग आंदोलन के मूल विचार के बिल्कुल खिलाफ लग रहा था। इसीलिए जो दूसरा धड़ा था, जिन्हें अपरिवर्तनवादी कहा गया, जिनमें सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उनका क्या तर्क था? उनका मानना था कि सत्ता के गलियारों में जाने से नेता भ्रष्ट हो सकते हैं और असल लक्ष्य से भटक सकते हैं। वे चाहते थे कि जब तक अगला बड़ा आंदोलन शुरू नहीं होता, तब तक जमीनी स्तर पर गांव-गांव जाकर रचनात्मक कार्य किए जाएं, जैसे खादी का प्रचार करना, छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाना और हिंदू मुस्लिम एकता को जमीन पर मजबूत करना। दोनों ही अपनी अपनी जगह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, लेकिन स्वराज पार्टी ने जो चुनाव लड़कर दिखाया वो वास्तव में शानदार था। उन्होंने काफी सीटें जीती थी ना? जी हाँ, उन्होंने 1923 के चुनावों में 101 में से 42 सीटें जीती। कई प्रांतों में वे सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीत तब हुई जब 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुन लिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल, ये अंग्रेजों के अपने ही बनाए हुए खेल में उनके ही घर में घुसकर उन्हें मात देने जैसा था।
हालांकि बाद में जून 1925 में सीआर दास की मृत्यु के बाद और कुछ अंदरूनी मतभेदों के कारण स्वराज पार्टी कमजोर पड़ गई, लेकिन उन्होंने उस खाली समय में विरोध की आग को बुझने नहीं दिया। तो चलिए उस चिंगारी से शुरू करते हैं जिसने इस पूरे दशक के इस पूरे असंतोष को भड़काया। साइमन कमीशन। हाँ, स्रोतों के अनुसार बात 1927 की है, जब ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की घोषणा की। अब जो लोग इस कालखंड को थोड़ा भी समझते हैं उन्हें पता है कि इस कमीशन का काम भारत के संवैधानिक भविष्य का ढांचा तैयार करना था। लेकिन यहां जो राजनीतिक अहंकार दिखाना ब्रिटिश सरकार का, वो स्तब्ध कर देने वाला है। मतलब इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, और इस एक फैसले ने भारतीय नेतृत्व के हर वर्ग को एक ही झटके में नाराज कर दिया। श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन कहा गया, ये सिर्फ एक नीतिगत फैसला नहीं था, ये सीधे तौर पर भारतीयों की राजनीतिक समझ के मुंह पर एक तमाचा था। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसने फिर नेहरू रिपोर्ट पेश की अगस्त 1928 में। जी, और इस रिपोर्ट में 19 मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और कानूनी दस्तावेज था, लेकिन ऐतिहासिक मोड़ आता है। 1928 की कागजी मांगों से निराशा के बाद हम सीधे पहुंचते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऐतिहासिक क्षण। बिल्कुल, 31 दिसंबर 1929 की आधी रात, रावी नदी का तट और कड़ाके की ठंड के बीच जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया जाना। स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ एक झंडा फहराने की घटना नहीं थी। इसी रात पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। सही बात है। और लाहौर अधिवेशन का ये प्रस्ताव एक मनोवैज्ञानिक प्रस्थान बिंदु था। अब लड़ाई ये नहीं थी कि ब्रिटिश सरकार हमें कितने अधिकार देती है। अब घोषणा ये थी कि भारत पर शासन करने का ब्रिटिश सरकार का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार है ही नहीं। क्या बात है। और इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये ब्रिटिश सत्ता की वैधता को सीधे तौर पर खारिज करना था। अब देखिए, यहाँ से कहानी में सबसे दिलचस्प रणनीतिक पेच आता है। लाहौर में आपने पूर्ण स्वराज्य का नारा तो दे दिया, हाँ, लेकिन करोड़ों लोगों की आबादी वाले देश में, जहां उस समय संचार के साधन इतने सीमित थे, इस नारे को जमीन पर कैसे उतारा जाए? यही सबसे बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल, एक ऐसे आंदोलन की जरूरत थी जो सीधे आम इंसान के जीवन से जुड़े। और फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में ये भारी जिम्मेदारी महात्मा गांधी को सौंपी गई, जिसके बाद गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया पत्रिका के जरिए वायसराय के सामने 11 सूत्री मांगे रखी। और जब वे नहीं मानी गई तो उन्होंने अपना सबसे अचूक रणनीतिक दांव चला, नमक यात्रा। 12 मार्च 1930 को वे साबरमती से दांडी के लिए निकले। मैं इस रणनीति पर थोड़ा रुककर एक सवाल करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, क्योंकि स्रोतों को पढ़ते हुए भी ये बात बहुत चौंकाती है। उस वक्त विरोध करने के लिए बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे। भारी टैक्स थे, किसानों की जमीनें छीनी जा रही थीं, हथियार रखने पर रोक थी। हाँ, इतने सारे दमनकारी कानूनों के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए प्रतीक के तौर पर सिर्फ नमक को ही क्यों चुना गया? पहली नजर में तो ये कोई बहुत क्रांतिकारी कदम लगता ही नहीं है। ये सवाल अक्सर उठता है, और सच कहूं तो यही गांधी जी की मास मोबिलाइजेशन जन संगठन की समझ को रेखांकित करता है। कैसे? देखिए, अगर वे जमीन या लगान का मुद्दा उठाते तो वो सिर्फ किसानों तक सीमित रह जाता। अगर वे उद्योगों का मुद्दा उठाते तो वो सिर्फ शहरों तक सीमित रहता। हाँ, सही बात है। लेकिन नमक अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान की एक शारीरिक जरूरत है। नमक पर टैक्स लगाना और भारतीयों को अपना ही नमक बनाने से रोकना, ये साम्राज्यवादी शोषण का सबसे क्रूर और बेतुका रूप था। ओहो, यानी नमक ने उन तमाम अलग अलग वर्गों को एक ही धागे में पिरो दिया, जिन्हें वो बर्कनेट सोचता था कि ये कभी एक हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस दांडी यात्रा ने वायसराय इरविन को एक भयानक कूटनीतिक दुविधा में डाल दिया, जिसे हम आज की भाषा में कैच 22 की स्थिति कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? इरविन के सामने चुनौती ये थी कि अगर वो गांधी जी को यात्रा के पहले ही दिन गिरफ्तार कर लेता तो वो एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डालने का दोषी बनता जो सिर्फ नमक बनाने जा रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार की भारी किरकिरी होती। हाँ, दुनिया क्या कहती। बिल्कुल। और अगर वो उन्हें नहीं रोकता तो गांधी जी हर दिन ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती देते हुए आगे बढ़ते जाते। और अंततः यही हुआ भी। 241 मील की वो यात्रा सिर्फ एक पैदल मार्च नहीं थी, वो एक
एक मास्टर क्लास मीडिया स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल थी। हर रोज वो जत्था एक नए गांव में रुकता, हर रोज भीड़ बढ़ती जाती, दुनिया भर के पत्रकार उसे कवर कर रहे थे। तनाव हर दिन चरम पर पहुंच रहा था कि अब क्या होगा, कल क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस ने यूं ही इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च या मुसोलिनी के रोम मार्च से नहीं की थी। सही बात है। यह एक जन मनोविज्ञान का अद्भुत प्रदर्शन था। और 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी में नमक कानून टूटा तो वो सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहा। इसका विस्तार अकल्पनीय था। दक्षिण में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक बिल्कुल वैसी ही यात्रा की, और जो सबसे चौंकाने वाले इलाके थे, जहां किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, वहां भी आंदोलन पहुंच गया। जैसे कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। हाँ, NWFP। बिल्कुल। वहां खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या जिसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, वो खड़ा हो गया। इन पठानों के बारे में ब्रिटिश सरकार की धारणा थी कि वे केवल हथियारों की भाषा समझते हैं। लेकिन गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा गया, उन्होंने वहां पूरी तरह से अहिंसक और एक अनुशासित आंदोलन खड़ा कर दिया। उनकी पत्रिका पख्तून ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। और सिर्फ उत्तर पश्चिम ही नहीं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में भी इसका गहरा असर दिखा। मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्रों में यदुनागा नागा का जिंजियालेंग आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा। और उनके बाद इस आंदोलन की कमान इनिलियो नाम की एक युवा नेता ने संभाली, जिनकी बहादुरी के कारण बाद में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी, रानी गाइदिनल्यू। जब आंदोलन का यह विशाल स्वरूप सामने आया ना, तो ब्रिटिश सरकार का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवादा जेल भेज दिया गया। जी। लेकिन इससे आंदोलन कमजोर पड़ने के बजाय और तेज हो गया, जिसका सबसे चरम रूप हमें महाराष्ट्र के धरसाना में देखने को मिलता है। सरोजनी नायडू और इमाम साहब के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने धरसाना के नमक कारखाने की ओर मार्च किया। धरसाना की वो घटना मानवीय सहनशीलता और साम्राज्यवादी क्रूरता के बीच एक सीधा टकराव था। वहां जो कुछ हुआ वो सिर्फ पुलिस का लाठीचार्ज नहीं था, वो ब्रिटिश हुकूमत के नैतिक पतन का सरेआम प्रदर्शन था। स्रोतों में एक बहुत ही विचलित करने वाला बयान दर्ज है इस बारे में। वेब मिलर का। हाँ, एक अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर। उन्होंने उस क्रूरता को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने लिखा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। मिलर की इस रिपोर्टिंग ने पूरी दुनिया के सामने ब्रिटिश साम्राज्य को बेनकाब कर दिया। बिल्कुल। निहत्थे लोग कतारों में आगे बढ़ रहे थे, पुलिस उन पर लोहे की मूठ वाली लाठियां बरसा रही थी, लोग लहूलुहान होकर गिर रहे थे, लेकिन कोई पलटकर वार नहीं कर रहा था। इस अहिंसक प्रतिरोध के पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। वो कैसे? देखिए, जब एक उत्पीड़क किसी ऐसे व्यक्ति पर वार करता है जो पलटकर वार कर रहा हो, तो उत्पीड़क खुद को सही ठहरा सकता है कि भाई वो भी तो मार रहा है। हाँ, सेल्फ डिफेंस के नाम पे। बिल्कुल। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति पूरी शांति से बिना कोई विरोध किए लाठियां खाता रहे और पीछे ना हटे, तो ये उत्पीड़क के आत्मविश्वास और उसकी अंतरात्मा को पूरी तरह तोड़ देता है। धरसाना में ब्रिटिश सरकार भौतिक रूप से भले ही जीत रही थी, उनके पास ताकत थी, लेकिन वैचारिक रूप से वो पूरी तरह हार चुकी थी। हाँ, ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। लेकिन यहाँ से हमें इस दशक की उस दूसरी धारा की ओर मुड़ना होगा, जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी है। सशस्त्र प्रतिरोध। बिल्कुल। जिस वक्त देश का एक बड़ा हिस्सा अहिंसक रूप से लाठियां खा रहा था, उसी वक्त युवाओं का एक दूसरा वर्ग ये मानकर चल रहा था कि एक बहरे साम्राज्य को जगाने के लिए सिर्फ लाठियां खाना काफी नहीं है। चलिए उस समानांतर सशस्त्र प्रतिरोध की ओर चलते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1924 के कानपुर अधिवेशन के समय में एक तरफ गांधी जी बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे जी। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे युवा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना कर रहे थे। HRA का उद्देश्य तो बिल्कुल स्पष्ट था, सशस्त्र क्रांति के जरिए ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना। और इस संगठन ने अपना पहला बड़ा प्रहार 9 अगस्त 1925 को किया, जिसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लखनऊ के पास एक सरकारी खजाने को ले जा रही 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया। जी। ये सिर्फ धन लूटने की घटना नहीं थी, ये एक सीधा संदेश था कि ब्रिटिश सरकार का खजाना अब उनके अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। लेकिन
इस दुस्साहस की कीमत संगठन को बहुत भारी चुकानी पड़ी। सरकार ने बहुत क्रूरता से इस पूरे नेटवर्क को कुचला। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे शीर्ष नेताओं को फांसी दे दी गई। बहुत बड़ा नुकसान था ये। हाँ, इससे एचआरए का नेतृत्व पूरी तरह खत्म हो गया और आंदोलन में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया। मैं इस बिंदु पर स्रोतों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ना चाहूंगा। काकोरी के बाद संगठन लगभग बिखर गया था। बिल्कुल। लेकिन जब 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ये युवा क्रांतिकारी दोबारा इकट्ठा हुए ना, तो उन्होंने सिर्फ संगठन को पुनर्जीवित नहीं किया, बल्कि उसके नाम में एक नया शब्द जोड़ दिया, सोशलिस्ट। हाँ, उन्होंने एचआरए को बदलकर एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा इसके सूत्रधार थे। अब ये सोशलिस्ट शब्द जुड़ना सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये पूरी विचारधारा का बदलाव था। अब बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ये वो समय था जब ये युवा क्रांतिकारी मतलब लेनिन और कार्ल मार्क्स का साहित्य पढ़ रहे थे। उनकी सोच सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालने तक सीमित नहीं थी। उनका मानना था कि अगर गोरे शोषकों की जगह काले शोषक आ गए तो आम इंसान की जिंदगी तो नहीं बदलेगी ना। बिल्कुल नहीं। वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां कोई भी इंसान दूसरे इंसान का आर्थिक या सामाजिक शोषण न कर सके। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा वैचारिक सवाल खड़ा होता है। जी पूछिए। अगर वे समाजवादी विचारधारा पढ़ रहे थे, अगर वे व्यवस्था परिवर्तन की इतनी गहरी बातें कर रहे थे, तो फिर मतलब उन्होंने दिसंबर 1928 में ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या जैसा कदम क्यों उठाया? मतलब एक तरफ आप एक बहुत बड़े बौद्धिक बदलाव की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप व्यक्तिगत हत्याओं का रास्ता चुन रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें उस समय के तात्कालिक माहौल को देखना होगा। 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तब लाहौर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। हाँ। पुलिस ने उन पर इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया कि मतलब अंततः उनकी मृत्यु हो गई। एक इतने वरिष्ठ और सम्मानित नेता को सड़क पर इस तरह मार दिया जाना, ये तो पूरे देश के स्वाभिमान को कुचलने जैसा था। और यही वो बिंदु था। एचएसआरए के इन युवाओं के लिए सैंडर्स की हत्या सिर्फ एक पुलिस अधिकारी को मारने की घटना नहीं थी। ये ब्रिटिश सरकार के उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश थी कि वे भारतीयों के साथ जो चाहें कर सकते हैं और उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। सैंडर्स की हत्या एक प्रतीकात्मक न्याय था, ये दिखाने के लिए कि भारत के युवा अपनी गरिमा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और प्रतीकों के माध्यम से संवाद करने की ये जो रणनीति थी ना, ये आगे चलकर और भी स्पष्ट हो गई। बिल्कुल। 8 अप्रैल 1929 को जो कुछ हुआ वो शायद इस पूरे दशक की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल यानी सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। जी। उस वक्त वहां पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे दमनकारी कानूनों पर बहस चल रही थी। और यहाँ स्रोतों में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि उस बम को बनाने का तकनीकी तरीका ऐसा रखा गया था कि उससे किसी की जान न जाए। हाँ बिल्कुल। उसे जानबूझकर खाली जगह देकर फेंका गया था। और बम फेंकने के बाद वे वहां से भागे नहीं, वे वहीं खड़े रहे और उन्होंने पर्चे बांटे। उन पर्चों पर बड़ा स्पष्ट लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वहीं विधानमंडल के अंदर एक नया नारा गूंजा जिसने पूरे देश की सोच को एक नई ऊर्जा दी, इनकलाब जिंदाबाद। क्या बात है। हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि इस नारे को पहली बार मोहम्मद इकबाल ने अपनी रचना बांगे दरा में गढ़ा था, लेकिन इसे जन जन तक पहुंचाने का काम भगत सिंह और उनके साथियों ने किया। असेंबली में बम फेंकना और फिर जानबूझकर गिरफ्तारी देना, ये कोई भावुक कदम नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। वे अदालत को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि देश की जनता तक अपनी समाजवादी और क्रांतिकारी विचारधारा को मतलब बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। और ये बात साबित करती है कि ये युवा सिर्फ हथियारों से खेलने वाले बागी नहीं थे, वे बहुत गहरे विचारक थे, बौद्धिक योद्धा थे। बिल्कुल। जेल के अंदर सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन जैसी किताब लिखी जिसने अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया। वहीं बाहर भगवती चरण वोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब यानी बम का दर्शन नाम का एक ऐतिहासिक दस्तावेज लिखा। फिलॉसफी ऑफ बम वास्तव में देखिए गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों के जवाब में एक बहुत ही
तार्किक और दार्शनिक बहस थी। उसमें ये तर्क दिया गया था कि जब कोई दमनकारी सत्ता सारे शांतिपूर्ण रास्ते बंद कर दे तो बल का प्रयोग सिर्फ जायज ही नहीं रहता, बल्कि वो एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है। ये बौद्धिक और शस्त्र क्रांति सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी। बंगाल में भी एक बहुत तीव्र धारा बह रही थी उस वक्त। हाँ, बंगाल तो हमेशा से केंद्र रहा है। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव में जो हुआ वो अभूतपूर्व था। सूर्यसेन, जिन्हें लोग प्यार से मास्टरदा कहते थे, उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम से एक पूरी फौज खड़ी कर दी और सीधे पुलिस के हथियारों के गोदाम पर सैन्य स्तर का हमला कर दिया। बंगाल का ये शस्त्रागार कांड दिखाता है कि क्रांतिकारियों की संगठन क्षमता कितनी मजबूत हो चुकी थी। और इन आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 1932 में बीना दास नाम की एक युवा छात्रा ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीधे बंगाल के गवर्नर पर गोली चला दी थी। बिल्कुल, ये उस बात का प्रमाण था कि विदेशी सत्ता के खिलाफ गुस्सा किस चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन इस आग को जलाए रखने के लिए देश को बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ एक लंबी मुठभेड़ के बाद चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, आजाद ही रहेंगे। और 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इन शहादतों ने पूरे देश को गहरे शोक में तो डुबा दिया, लेकिन साथ ही आज़ादी की मांग को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से पीछे लौटना अब असंभव था। 1930 से 1937 के उसी राजनीतिक शतरंज को डिकोड करने वाले हैं। 12 नवंबर 1930 की बात है, पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। लंदन में बहुत ही शाही आयोजन हो रहा था। 89 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल वायसराय ऑफ इंडिया नाम के एक विशाल जहाज से लंदन गया था। जी हाँ। और इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड कर रहे थे। लेकिन उस भव्य कमरे में सबसे बड़ी कुर्सी खाली थी। खाली थी मतलब कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था वहां। एग्जैक्टली। 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अच्छा, और इसमें कुछ नेताओं ने मध्यस्थता भी की थी ना? हाँ, M.R. जायकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री जैसे नेताओं के प्रयासों से ही ये मुमकिन हो पाया था। तो इस समझौते में असल में तय क्या हुआ? इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिल गया और सबसे बड़ी बात, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को राजी हो गए। अरे वाह! और आपको पता है, सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था इस मौके पर। दिलचस्प है। और इसे मंजूरी दिलाने के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ था। बिल्कुल, पटेल जैसे सख्त नेता की अध्यक्षता में इसे पास कराना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम था। तो समझौते के बाद गांधी जी लंदन के लिए निकल पड़े। मुझे जहां तक याद है वे SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे, है ना? हाँ, और लंदन पहुंचकर वे किंग्स हॉल में ठहरे थे। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला। और वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे वहां? बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतना बड़ा समझौता करके गांधी जी लंदन गए, लेकिन हमारे ऐतिहासिक नोट्स कहते हैं कि ये सम्मेलन पूरी तरह असफल रहा। तो इतनी उम्मीदों के बाद अचानक सब कुछ कैसे बिखर गया? देखिए, ब्रिटिश सरकार ने वहां सांप्रदायिक समस्या को इतना बड़ा बना दिया कि किसी एक बात पर सहमति बन ही नहीं पाई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर विवाद हो गया। उन्होंने फूट डालो वाली नीति फिर से खेल दी। एकदम सही। और जब गांधी जी खाली हाथ वापस भारत लौटे तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि इरविन जा चुके थे और लॉर्ड विलिंगटन आ गए थे। हाँ, और जब गांधी जी ने विलिंगटन से मिलना चाहा तो उस नए वायसराय ने साफ मना कर दिया। अरे, बातचीत के सारे रास्ते बंद? बिल्कुल बंद। और इसी कारण से 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करना पड़ा। लेकिन इस बार तो अंग्रेजों की तैयारी पूरी थी शायद। बहुत खतरनाक तैयारी थी। 4 जनवरी 1932 को आंदोलन शुरू हुआ और कुछ ही घंटों के भीतर गांधी, नेहरू, गफ्फार खां जैसे सारे शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ ही घंटों में? हाँ, और कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। ये तो बहुत ही चरम कदम था ब्रिटिश सरकार का। एक तरह से पूरे आंदोलन को कुचलने की कोशिश थी।
और कुचलने के साथ साथ डिवाइड एंड रूल की अगली कड़ी भी तैयार थी। अच्छा, वो सांप्रदायिक पंचाट वाला हिस्सा। जी, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी। तो उसमें नया क्या था? मुसलमानों को तो पहले से ही पृथक निर्वाचन मिला हुआ था। नया और खतरनाक ये था कि इसमें दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति लागू कर दी गई। मतलब हिंदू समाज के भीतर ही एक स्थायी राजनीतिक विभाजन। और इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, जेल के अंदर से आमरण अनशन शुरू करना एक बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही चरम कदम लगता है। हाँ। इसका असली राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव क्या पड़ने वाला था उस वक्त? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि गांधी जी का मानना था कि ये कदम हिंदू समाज को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट देगा। छुआछूत कभी खत्म नहीं हो पाएगी। तो ये सिर्फ राजनीति नहीं, समाज को बचाने की कोशिश थी। बिल्कुल। और उनके अनशन का असर ये हुआ कि पूरे देश में दबाव बन गया। मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तुरंत हरकत में आए। उन्होंने मध्यस्थता की है ना? हाँ, और इसी के नतीजे में 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच वो ऐतिहासिक पूना समझौता हुआ। तो इस समझौते में बीच का रास्ता क्या निकाला गया? इसने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन को तो रद्द कर दिया गया। अच्छा। लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर सीधे 147 कर दी गई। मतलब सीटें लगभग दुगनी कर दी गई। हाँ, और केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीटें आरक्षित की गई। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था और इसके बाद ही शायद गांधी जी का ध्यान पूरी तरह से सामाजिक सुधारों पर चला गया था। बिल्कुल सही। 1932 में ही उन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और हरिजन नाम का वो साप्ताहिक पत्र भी तो निकाला था। जी, और फिर 7 नवंबर 1933 को वर्धा से अपनी मशहूर हरिजन यात्रा भी शुरू की थी। तो जब गांधी जी इन सामाजिक सुधारों में पूरी तरह व्यस्त थे, तब राजनीतिक मंच पर क्या चल रहा था? क्या अंग्रेज शांत बैठे था? अंग्रेज कभी शांत नहीं बैठते थे। नवंबर-दिसंबर 1932 में उन्होंने तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी कर डाला। अरे, लेकिन इसमें तो कांग्रेस कहीं ही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, इसमें केवल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो इन 3 सम्मेलनों, इतनी सारी बैठकों का अंतिम नतीजा क्या निकला फिर? क्या अंग्रेजों ने भारत को कोई ठोस समाधान दिया? समाधान तो नहीं, लेकिन एक नया कानून जरूर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये वही एक्ट है ना जिसने हमारे संविधान का बेस तैयार किया? हाँ, ये अंग्रेजों का अंतिम बड़ा संवैधानिक प्रयास था। इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसे फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी बात की गई थी। लेकिन इसी बीच जहां तक मैंने पढ़ा है, कांग्रेस के भीतर भी कुछ नया पकड़ा था। सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम कोई एक रंग की तस्वीर नहीं थी, इसमें समाजवादी विचारधाराएं भी अपनी जगह बना रही थीं। हाँ, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। जी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन जैसे युवा नेताओं ने इसे बनाया था। मतलब एक तरफ ब्रिटिश कानून ला रहे थे और दूसरी तरफ भारत में नए युवा वैचारिक मोर्चे खोल रहे थे। और इन सब बातों का, इन सारे नए नियमों का पहला असली टेस्ट हुआ 1937 के प्रांतीय चुनावों में। ये 1935 के अधिनियम के तहत ही हुए थे ना? बिल्कुल। और नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले थे। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। बिहार, ओडिशा, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। और शायद बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी वे सबसे बड़े दल बने थे। हाँ, हालांकि बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया था। बंगाल में तो कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर गठबंधन सरकार बना ली थी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मैं तो इसे ऐसे देखती हूँ कि जो लोग कल तक सड़कों पर नारे लगा रहे थे, विरोध कर रहे थे, आज वे खुद मंत्रालयों में बैठकर सरकार चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। लेकिन विडंबना देखिए, ये सत्ता सिर्फ 28 महीने ही चल पाई। तो ऐसा क्या हुआ कि भारी बहुमत वाली सरकारें गिर गईं या उन्हें छोड़ना पड़ा? इसकी वजह घरेलू नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय थी। अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे इस युद्ध में झोंक दिया। इसी के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। और यही वह खलीपन था जिसका हमने एकदम शुरुआत में जिक्र किया था। बिल्कुल। और इसी मौके का फायदा उठाकर 22 दिसंबर 1939 को
मुस्लिम लीग ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर मुक्ति दिवस मनाया। मतलब उन्होंने कांग्रेस के इस्तीफे को अपनी आजादी के तौर पर देखा। ये राजनीति का एक बहुत ही कड़वा सच है। हाँ, लेकिन जब हम इस सत्ता के खेल की बात कर रहे हैं तो हम अक्सर भारत के उस दूसरे हिस्से को भूल जाते हैं। दूसरा हिस्सा? आप देसी रियासतों की बात कर रहे हैं? जी हाँ। वो 562 देसी रियासतें जहां कोई चुनाव ही नहीं हो रहे थे। अच्छा, हाँ, जिनमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी और सबसे छोटी शायद बिलबारी थी। बिल्कुल सही। 1906 के बाद से अंग्रेजों ने इनके साथ अधीनस्थ सहयोग की नीति अपना रखी थी। मतलब राजा गद्दी पर बैठेगा लेकिन डोर अंग्रेजों के हाथ में होगी। हाँ, लेकिन वहां की जनता भी अब जाग रही थी। 1920 में वहां प्रजामंडल बनने शुरू हो गए थे। और मुझे याद है 1927 में बटलर समिति भी बनी थी जो रियासतों और भारत सरकार के संबंधों की जांच के लिए थी। और अंततः आते आते 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए। ये तो बहुत। आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई कुछ बेहद महत्वपूर्ण किताबों और आजादी के दीवानों के नोट्स पर एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। आखिर दादाभाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने कोरी भावनाओं से नहीं बल्कि सीधे डेटा से प्रहार किया। अच्छा, उन्होंने वेल्थ ड्रेन यानी धन निष्कासन के सिद्धांत से पहली बार आम जनता को तार्किक रूप से समझाया कि कैसे भारत का पैसा और संसाधन योजनाबद्ध तरीके से ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं। अरे वाह, मतलब ये ब्रिटिश राज के खिलाफ पूरे देश की पहली ऑडिट रिपोर्ट थी एक तरह से। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो इसने उस भ्रम को तोड़ दिया कि विदेशी हुकूमत हमारे भले के लिए काम कर रही है। हाँ, और ऐसा ही तार्किक और तथ्यात्मक विश्लेषण हमें आगे चलकर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड जैसी किताबों में भी देखने को मिलता है, जहां उन्होंने आंकड़ों के आधार पर विभाजन की जटिलताओं को सामने रखा। पर सिर्फ बही खातों और गणित से तो कोई लाठियां खाने नहीं जाता ना। एक जन आंदोलन के लिए वो आग, वो जज्बा कहाँ से आया? वो जज्बा आया जनमानस की भाषा में संवाद करने से। महात्मा गांधी के अखबार यंग इंडिया ने सीधे देश के गांव-गांव तक अपनी बात पहुंचाई। हाँ। और लोगों को एक नई दिशा दी। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जरिए भारतीयों को उनके अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाई। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ को ही ले लीजिए, इसी में वंदे मातरम गीत था। इसने मातृभूमि को केवल एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक माँ का दर्जा दे दिया। कि दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, है ना? हाँ, उसने नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को सामने रखा था। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जैसी रचनाओं ने लोगों के भीतर एक नई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी। लेकिन वी.डी. सावरकर की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को देखें। अंग्रेजों ने 1857 को सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहकर खारिज कर दिया था। हाँ, लेकिन सावरकर ने पूरी कहानी को पलट दिया। उन्होंने तर्क दिया कि वो विद्रोह नहीं बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब इस एक किताब ने हार की मानसिकता को राष्ट्रीय गौरव में बदल दिया। जरिया राम मनोहर लोहिया की भारत विभाजन के गुनेगार में भी दिखता है, जो राजनीतिक फैसले लेने वालों पर कड़े सवाल उठाती है। हाँ, और साथ ही इस पूरी सामूहिक चेतना को गढ़ने में सरोजनी नायडू की कविताओं जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ नेशन इन मेकिंग और ब्रोकन विंग का भी बड़ा योगदान रहा। ये सभी विविध दृष्टिकोण मिलकर एक संपूर्ण राष्ट्रीय चेतना का निर्माण कर रहे थे। और मुझे लगता है कि इन सब आवाजों को जोड़ने का सबसे बड़ा काम किया गीतों ने। हाँ, जैसे उमर मोहम्मद इकबाल का सारे जहां से अच्छा या श्यामलाल द्वारा रचित झंडा गीत। ये गीत उस दौर की वायरल सामग्री थे, आप कह सकते हैं। सच में इनके लिए किसी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं था। ये गीत अनपढ़ किसानों से लेकर वकीलों तक सबकी जुबान पर आसानी से चढ़ जाते थे और पूरे उपमहाद्वीप को एक ही पहचान से जोड़ देते। समझाती हूँ, 1940 का दशक सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और इस युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी थी। जो साम्राज्य अजेय माना जाता था वो अब अंदर से खोखला हो रहा था। तो मतलब इस वैश्विक उथल-पुथल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक तरह का दबाव तंत्र तैयार कर दिया था। एकदम सही। और इस दबाव की गूंज सीधे लंदन तक सुनाई दे रही थी। ये पृष्ठभूमि बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। हमारे ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस उथल-पुथल का सीधा असर 1940 में ही दिखने लगा था। हाँ, बिल्कुल दिखने लगा था। 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ। वहां कांग्रेस ने एक बहुत ही कूटनीतिक चाल चली।
उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर भारत में तुरंत एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करेगी। बिल्कुल। और इस मांग के पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी है। भारतीय नेता ये अच्छी तरह जानते थे कि युद्ध के इस नाजुक समय में ब्रिटेन को भारतीय सैनिकों और संसाधनों की सख्त जरूरत है, इसलिए ये समर्थन बिना शर्त नहीं था। हाँ, मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलने वाला था। बिल्कुल नहीं। और इसके जवाब में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अपना एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने भारत को डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य का दर्जा देने की बात कही। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। डोमिनियन स्टेट का मतलब तो ये हुआ कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य की छतरी के नीचे ही रहेगा। तो क्या भारतीय नेता इस बात को मान गए? बिल्कुल नहीं। और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। ब्रिटिश सरकार की रणनीति बहुत साफ थी। वो किसी भी तरह से कुछ मीठे वादे करके भारत से युद्ध के लिए समर्थन लेना चाहते थे। हाँ, लेकिन सत्ता का असली नियंत्रण अपने ही हाथ में रखना चाहते थे। एकदम सही पकड़ा। और कांग्रेस पूर्ण आजादी की दिशा में बढ़ रही थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार तक सीमित नहीं थी। इसी दौर में एक और बहुत बड़ी वैचारिक आंधी उठ रही थी, जो भारत का पूरा भूगोल ही बदलने वाली थी। जी हाँ, हमारे नोट्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि ठीक इसी समय पाकिस्तान की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। और ये कोई रातों रात नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। इसके बीज तो 1933 में ही बोए जा चुके थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली। उन्होंने 28 जनवरी 1933 को नाउ और नेवर नाम का एक पत्र प्रकाशित किया था। हाँ, नाउ और नेवर। उसी पत्र में पहली बार पाकिस्तान शब्द और एक अलग राष्ट्र की परिकल्पना दुनिया के सामने रखी गई थी। और फिर महज 7 साल बाद 22 और 23 मार्च 1940 को जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। बिल्कुल, तो वहां पहली बार आधिकारिक रूप से एक अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अगर इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी बड़ी कंपनी के साथ एक नई पार्टनरशिप की शर्तों पर बहस कर रहे हो। हाँ? लेकिन ठीक उसी वक्त आपका एक बेहद अहम सहयोगी खड़ा होकर ये प्रस्ताव रख दे कि कंपनी को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया जाए। अरे बाप रे! मतलब ये स्थिति कितनी जटिल रही होगी। ये तुलना उस समय के राजनीतिक गतिरोध को बहुत सटीक ढंग से बयां करती है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ब्रिटिश सरकार के लिए ये स्थिति एक तरफ तो बहुत बड़ा सिरदर्द थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी फूट डालो और राज करो की जो पुरानी नीति थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी था। वो तो है। एक तरफ कांग्रेस कह रही थी कि सत्ता हमारे साथ साझा करो, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमें तो एक अलग ही देश चाहिए। दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत खड़ी थीं। और 1940 से लेकर 1947 तक की कूटनीति इसी तिकोने संघर्ष, मतलब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के इर्द गिर्द घूमती रही। बिल्कुल। और शायद इसी भारी गतिरोध की वजह से 1940 के बाद का समय बहुत उलझ गया। दस्तावेज बताते हैं कि इसके बाद 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत हुई और इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह का नाम भी दिया गया। गांधी जी ने पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को और दूसरे के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसे व्यक्तिगत क्यों रखा गया। ये कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन नहीं था, बल्कि लोग व्यक्तिगत रूप से अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे। ऐसा क्यों? मतलब एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं? क्योंकि गांधी जी उस समय युद्ध की वजह से ब्रिटेन की कमजोरी का अनुचित फायदा नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन साथ ही वे ये भी जताना चाहते थे कि भारत युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। तो ये एक प्रतीकात्मक विरोध था? हाँ, पूरी तरह से प्रतीकात्मक। मई 1941 तक आते आते तत्कालीन वाइसरॉय वाविल ने इन राजनीतिक कैदियों को रिहा भी कर दिया। दिसंबर 1941 में लीग और कांग्रेस ने सरकार के साथ थोड़ा बहुत सहयोग भी किया, लेकिन आजादी का पेंच तो फंसा ही रहा। और फिर आता है मार्च 1942, जब ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, जिसे हम क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। बिल्कुल। क्रिप्स ने आकर कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। अब यहाँ रुककर थोड़ा सोचने वाली बात है, इस सब का असल मतलब क्या है? जब ब्रिटिश सरकार खुद भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार दे रही थी, तो गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक यानी आगे की तारीख का चेक कहकर सिरे से खारिज क्यों कर दिया था? हाँ, 11 अप्रैल 1942 को कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा दिया था।
तो क्या ये सिर्फ ब्रिटिश नियत पर शक था? मैं कहूंगी ये सिर्फ शक नहीं था, ये जमीनी हकीकत का बहुत ही सटीक आकलन था। गांधी जी ने इसे एक ऐसे बैंक का चेक कहा था जिसका दिवाला निकलने वाला है। अच्छा। क्रिप्स जो भी वादे कर रहे थे उनके साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी थी, युद्ध के बाद। लेकिन 1942 में ब्रिटेन की हालत इतनी खराब थी कि किसी को नहीं पता था कि युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य बचेगा भी या नहीं। तो मतलब वादों पर भरोसा करने का कोई तुक ही नहीं था? बिल्कुल नहीं। भारतीय नेताओं का तर्क बहुत स्पष्ट था, हमें जो भी अधिकार चाहिए वो भविष्य के किसी खोखले वादे के रूप में नहीं, बल्कि आज और अभी चाहिए। क्रिप्स मिशन की विफलता ने ये बात पत्थर की लकीर कर दी कि ब्रिटिश सरकार वास्तव में सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है, वो सिर्फ समय काट रही है। और इसी निराशा का जो विस्फोट हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की ऑल इंडिया कमेटी ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। हाँ। और फिर 7 अगस्त 1942 का वो दिन, बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे आज हम अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, अबुल कलाम आजाद उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और वहीं से आजादी के सबसे गूंजते हुए नारे का जन्म हुआ, भारत छोड़ो। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का ऐलान था। बिल्कुल। 8 और 9 अगस्त आते आते ये आंदोलन अपने चरम पर था। पूरा देश करो या मरो के भाव से सड़कों पर आ गया था। यहाँ एक बात मुझे बहुत हैरान करती है। क्या? अभी हम 1940 में व्यक्तिगत स्तर पर बहुत ही शांति से चल रहे सत्याग्रह की बात कर रहे थे। हाँ। और महज 2 साल बाद 1942 में अचानक से भारत छोड़ो का इतना उग्र रूप, ये बदलाव कितना नाटकीय है। बहुत नाटकीय है। इस जनाक्रोश को देखकर ब्रिटिश सरकार पूरी तरह बौखला गई थी। रातों रात ऑपरेशन चलाया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस, जिसे मरावाड़ा गांधी भवन भी कहा जाता है, वहां बंदी बना लिया गया, जहां वे मई 1944 तक रहे। सरोजिनी नायडू और लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत भी थी। मतलब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अगर वे शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल देंगे तो आंदोलन वहीं कुचल जाएगा। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ हुआ इसके बिल्कुल उलट। जब सारे नेता जेल में थे तब भारत की आम जनता ने खुद इस आंदोलन की बागडोर संभाली। क्या बात है। सरकारी इमारतों पर हमले हुए, संचार व्यवस्था ठप कर दी गई। ये एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश प्रशासन को पंगु बना दिया। क्रिप्स मिशन की विफलता ने भारतीयों को ये समझा दिया था कि अब शांतिपूर्ण अपीलों का समय जा चुका है। और यहाँ से ये कहानी बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो भारी दबाव था, ये सिर्फ देश की सीमाओं के भीतर सड़कों पर ही नहीं था। राजनीति मोर्चे के साथ साथ अब सैन्य मोर्चे पर भी बगावत के सुर उठने लगे थे। देश के बाहर 1941 में ही मलाया, यानी आज के सिंगापुर के पास, कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी थी। बिल्कुल। और फिर इस फौज को जो नई ऊर्जा मिली, वो मिली अक्टूबर 1943 में, जब सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने आजाद हिंद सेना को एक ऐसा ढांचा दिया जिसने सीधे ब्रिटिश सेना को चुनौती दी। और इसका सबसे बड़ा असर तब दिखा जब 1945 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों जैसे कर्नल ढिल्लों और कर्नल सहगल पर मुकदमे चलाए गए। और मैं कहूंगी कि ये लाल किले के मुकदमे ब्रिटिश सरकार की एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुए। वो कैसे? इन मुकदमों के जरिए भारतीय सैनिकों में डर पैदा करना चाहते थे, लेकिन जब भारत की जनता ने देखा कि आजाद हिंद फौज के सिपाही देश के लिए लड़े हैं, तो पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया। इन मुकदमों ने पूरे देश में देशभक्ति और बगावत की एक ऐसी अभूतपूर्व लहर पैदा की जिसने ब्रिटिश राज की जड़ों को पूरी तरह हिला के रख दिया। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर हम तत्कालीन स्थिति को देखें तो ब्रिटेन ने तो अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध जीता था ना? हाँ, बिल्कुल। उनके पास तो एक विशाल, विजयी और आधुनिक सेना थी। फिर वे भारत में इतने असहाय और डरे हुए क्यों महसूस कर रहे थे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अब देखिए, कोई भी औपनिवेशिक ताकत किसी दूसरे देश पर राज अपनी पुलिस और सेना के दम पर ही करती है। भारत में ब्रिटिश राज की रीढ़ उनकी सेना और नौसेना थी, जिसमें बहुसंख्यक भारतीय थे। जब तक भारतीय सैनिक ब्रिटिश ताज के प्रति वफादार थे,
तब तक साम्राज्य सुरक्षित था। हाँ। लेकिन आजाद हिंद फौज ने उस वफादारी में सेंध लगा दी थी। और इस सेंध का सबसे बड़ा सबूत मिला 18 फरवरी 1946 को बंबई में HMIS तलवार नाम के समुद्री जहाज पर भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी। बिल्कुल, जिसे शाही नौसेना विद्रोह कहा जाता है। नौसैनिकों ने अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियों और खराब व्यवहार के खिलाफ सीधे हथियार उठा लिए। ये इतना भयंकर विद्रोह था कि ब्रिटिश हुकूमत के हाथ पांव फूल गए और अंततः वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के कूटनीतिक हस्तक्षेप के बाद ही इन नौसैनिकों को शांत किया जा सका। जब HMIS तलवार जैसी बगावत होती है तो इसका संदेश बहुत स्पष्ट होता है। जब वो सेना जिसके दम पर आप राज कर रहे हैं वही आपके खिलाफ बंदूक तान ले तो समझ लीजिए कि खेल खत्म हो चुका है। एकदम सही बात है। लाल किले के मुकदमे और नौसेना विद्रोहों ने लंदन में बैठे हुक्मरानों को ये समझा दिया था कि अब भारतीय सेना का इस्तेमाल भारतीयों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता और बिना सेना के मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़े देश पर राज नहीं कर सकते थे। और शायद यही वो खौफ था जिसने कूटनीति की रफ्तार को अचानक से फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल दिया। 1945 से 1947 के बीच घटनाओं की जैसे बाढ़ आ गई। 25 जून 1945 को सत्ता हस्तांतरण के लिए शिमला सम्मेलन हुआ। फिर 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें पैथिक लॉरेंस जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। यहां तक कि गांधी जी ने भी इस कैबिनेट मिशन की योजना को एक सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज कहा था। इसी के तहत जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए बाकायदा चुनाव हुए और उसका गठन हुआ। लेकिन सब कुछ इतना सीधा नहीं था। हाँ, हमारे दस्तावेज भी यही बताते हैं कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान कर दिया। और इससे केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम या विशेष आयोजन समझना बहुत बड़ी भूल होगी। कैबिनेट मिशन की विफलता और पाकिस्तान की मांग को लेकर जो राजनीतिक गतिरोध था उसने सड़कों पर हिंसक रूप ले लिया। डायरेक्ट एक्शन डे के कारण कलकत्ता और देश के अन्य हिस्सों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। बहुत ही दर्दनाक स्थिति रही होगी वो। बिल्कुल। इस भीषण हिंसा ने सभी राजनीतिक दलों और ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया। ये स्पष्ट हो गया कि अगर जल्द ही कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकाला गया तो देश एक भयंकर गृह युद्ध की आग में जल जाएगा। और इसी भारी दबाव के बीच 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से चरमरा रहा था। हाँ, प्रशासन का ढांचा टूट रहा था। और तब 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट आटली ने संसद में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने साफ कहा कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंपकर चली जाएगी। एक आखिरी डेडलाइन तय कर दी गई। इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का 38वां और अंतिम गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। बिल्कुल। माउंटबेटन ने आकर स्थिति का मुआयना किया और 3 जून 1947 को अपनी योजना दुनिया के सामने रखी। इसे माउंटबेटन योजना या डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है। और इस योजना में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 तय कर दिया गया। अब इस पॉइंट पर आकर एक बहुत ही तार्किक सवाल दिमाग में आता है। जब खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने सत्ता सौंपने की तारीख जून 1948 तय की थी, तो माउंटबेटन ने यहां आकर डिकी बर्ड योजना के तहत इस तारीख को लगभग 1 साल पहले अगस्त 1947 में ही क्यों खिसका दिया? हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी में सब कुछ समेटने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? मैं समझाती हूँ। इस जल्दबाजी के पीछे कोई परोपकार या नेक नियति नहीं थी। इसके पीछे पूरी तरह से प्रशासनिक पतन का खौफ था। अच्छा। जब माउंटबेटन भारत आए तो उन्होंने देखा कि लंदन में बैठकर जो योजनाएं बनाई गई थीं, जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर है। एक तरफ राजनेता किसी भी एक फॉर्मूले पर सहमत नहीं हो रहे थे, दूसरी तरफ डायरेक्ट एक्शन डे के बाद से सांप्रदायिक हिंसा बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। हाँ, हालात बहुत खराब थे। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमने नौसेना विद्रोह के समय देखा, ब्रिटिश अधिकारियों का नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों पर से नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो चुका था। माउंटबेटन को ये साफ दिख गया था कि अगर उन्होंने जून 1948 तक का इंतजार किया तो भारत में ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह ढह जाएगा। उन्हें डर था कि हालात इतने हिंसक हो जाएंगे कि ब्रिटिश सेना और अधिकारियों को भारी जानमाल का नुकसान उठाकर रातों रात भागना पड़ेगा। बाप रे, मतलब उन्हें अपनी जान का डर था? बिल्कुल। अपनी साख बचाने और एक शर्मनाक विदाई से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि जल्द से जल्द सत्ता सौंपकर यहां से निकला जाए। तो मतलब ये आजादी देने से ज्यादा एक बेकाबू हो चुकी स्थिति से खुद को बाहर निकालने की कवायद थी। एकदम सही।
इसके बाद तो कानूनी प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी की गई। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और महज 2 हफ्ते के भीतर 18 जुलाई 1947 को यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित भी हो गया। परिणाम स्वरूप 14 अगस्त को पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। बिल्कुल। इस नई व्यवस्था में लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आगे चलकर सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने। किसी भी साम्राज्य की सबसे बड़ी धड़कन उसका खजाना होती है। हाँ, पैसा सबसे अहम था उनके लिए। बिल्कुल। और अगर किसी देश पर नियंत्रण करना हो तो सबसे पहले उसकी जमीन पर कब्जा करना होता है। स्रोतों में भू राजस्व यानी जमीन से टैक्स वसूलने की नीतियों का बहुत गहराई से जिक्र है। और ये नीतियां बहुत ही एकदम सही। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लेकर आए, उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक ऐसा बदलाव किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले जमीन उसकी होती थी जो उस पर खेती करता था, या फिर पूरे समुदाय की होती थी ना, राजा को तो बस फसल का एक हिस्सा मिलता था। बिल्कुल। लेकिन कॉर्नवालिस ने जमीन को एक संपत्ति बना दिया। रातों रात सदियों से खेती कर रहे किसान सिर्फ किराएदार बनकर रह गए और मालिकाना हक उन जमींदारों को दे दिया गया जिन्हें एक तय नकद रकम अंग्रेजों को चुकानी होती थी। मतलब अगर फसल अच्छी हो या अकाल पड़ जाए, अंग्रेजों को अपना फिक्स्ड अमाउंट चाहिए ही चाहिए और जमींदार वो पैसा किसानों से किसी भी कीमत पर निचोड़ेगा। और अगर जमींदार समय पर पैसा नहीं दे पाया तो उसकी जमीन भी नीलाम कर दी जाती थी। ये तो पूरी तरह से एक निर्दयी कॉर्पोरेट वसूली जैसा था और अदालतों का पूरा ढांचा इस वसूली को कानूनी मान्यता देने के लिए ही तो बनाया गया था। सही कहा। इसके बाद अगर हम दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाएं तो मद्रास और बंबई में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। इसमें उन्होंने कहा कि हम बीच के जमींदार को हटा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और सीधे किसान यानी रैयत को जमीन का मालिक मान रहे हैं। सुनने में तो ये बड़ा न्यायसंगत लगता है कि चलो बिचौलिया खत्म हो गया। कागज पर ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ असली पेंच था लगान की दरें। टैक्स इतना ज्यादा रखा गया कि एक आम किसान के लिए उसे चुकाना लगभग असंभव था। और जब किसान टैक्स नहीं चुका पाता था तो जाहिर है उसे साहूकार या महाजन के पास जाना पड़ता होगा। बिल्कुल। साहूकार भारी ब्याज पर कर्ज देता था और जब कर्ज नहीं चुकता था तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नए कानूनों का इस्तेमाल करके वो किसान की जमीन हड़प लेता था। मतलब जमींदार की जगह अब एक नया शोषक वर्ग पैदा हो गया था। हाँ, और उत्तर और मध्य भारत में हॉल्ट मैकेंजी की महालवाड़ी व्यवस्था आई, जहां टैक्स का बोझ पूरे गांव या महाल पर एक साथ डाल दिया गया। तो इस पूरी व्यवस्था को देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि कानून ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। एक ऐसी स्थिति जहां न्याय व्यवस्था ही शोषण को सुरक्षित कर रही हो, वहां कोई जाए तो जाए कहां? रास्ते सारे बंद हो चुके थे। ये तो एक ऐसे बॉयलर की तरह हो गया जिसमें प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसे निकालने के लिए कोई वॉल्व ही नहीं है। और जब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचता तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, बगावत। क्रांति पर ही जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि राजनीतिक चेतना जगने से पहले जंगलों और खेतों में आक्रोश की आग भड़क चुकी थी। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा एक सवाल है, क्या ये सारे विद्रोह सिर्फ स्थानीय स्तर के दंगे थे या फिर इनके पीछे पूरे देश में सुलग रही एक ही आग थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, अगर हम 1855-56 के संथाल विद्रोह का उदाहरण लें, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था, तो वो सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं थी। वो अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और वजूद को बचाने की एक बहुत ही संगठित लड़ाई थी। संथाल विद्रोह के बारे में स्रोत बताते हैं कि ये मुख्य रूप से दिक्कुओं यानी बाहरी लोगों के खिलाफ था, और ये बाहरी लोग वही साहूकार और व्यापारी थे जो ब्रिटिश कानूनों की आड़ में आदिवासियों की जमीनें निगल रहे थे। बिल्कुल। और इन साहूकारों को ब्रिटिश पुलिस और अदालतों का पूरा संरक्षण मिला हुआ था। तो संथालों के लिए उनका दुश्मन सिर्फ एक साहूकार नहीं था, बल्कि वो पूरा का पूरा ब्रिटिश तंत्र था। मतलब उनका गुस्सा सीधे सत्ता से था? हाँ, इसीलिए संथालों के तीर कमान सिर्फ साहूकारों पर नहीं, बल्कि उन थानों और रेलवे लाइनों पर भी चले जो ब्रिटिश नियंत्रण के प्रतीक थे। इसी तरह 1760 से 1800 के बीच
केना सरकार के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह हुआ। और फिर 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह भी तो हुआ था। एकदम सही। और अगर हम दक्षिण में जाएं तो केरल में अली मुसलियार का मोपला विद्रोह दिखता है। बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों का नील आंदोलन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। नील आंदोलन तो सीधे तौर पर ग्लोबल सप्लाई चेन और स्थानीय किसानों के शोषण का सबसे क्रूर उदाहरण था ना, जहां किसानों को अपनी खाद्य फसलें छोड़कर जबरदस्ती नील उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हाँ, ताकि ब्रिटेन के कपड़ा कारखानों को रंग मिल सके। यहाँ एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये सारे विद्रोह भौगोलिक रूप से एक दूसरे से बहुत दूर थे। संथाल पूर्व में थे, मुंडा मध्य में और मोपला एकदम दक्षिण में। सही कहा, दूरियां बहुत थीं। लेकिन अगर हम इनके समय और कारणों को देखें तो ये एकदम समानांतर चलते हैं। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये साफ तौर पर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ पूरी व्यवस्था का चरमारा जाना था, भूकंप से पहले आने वाले उन झटकों की तरह। बिल्कुल सही उपमा है। और यहाँ से अगर हम इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा करें तो एक और आयाम जुड़ता है। अंग्रेजों को ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि सिर्फ सेना और बंदूकों के दम पर इतने विशाल उपमहाद्वीप पर अनिश्चित काल तक शासन नहीं किया जा सकता। और वैसे भी विद्रोहों को कुचलने के बाद राजकाज चलाने के लिए उन्हें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी। ब्रिटेन से क्लर्क लाना बहुत महंगा सौदा था। हाँ, इसलिए उन्हें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो दिखने में तो भारतीय हो, लेकिन जिसकी सोच और जिसकी वफादारी पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति हो। एक तरह से अंग्रेजों को अपना सिस्टम चलाने के लिए पुर्जे चाहिए थे, और उन पुर्जों को ढालने की फैक्ट्री थी आधुनिक शिक्षा। बिल्कुल। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन इस दिशा में सबसे बड़ा मील का पत्थर था 1854 का चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कोई छोटी मोटी नीति नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं। इसने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 बड़े विश्वविद्यालयों की नींव रखी और पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया। लेकिन यहाँ एक बात खटकती है। अगर उनका मकसद सिर्फ क्लर्क पैदा करना था, तो क्या उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर कोई ध्यान दिया, या वो सिर्फ एक खास वर्ग तक ही सीमित था? ये शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी खामी थी। शुरुआत में अंग्रेजों की नीति डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पर आधारित थी। उनका मानना था कि सिर्फ समाज के ऊपरी तबके को शिक्षित कर दो और शिक्षा छन छन कर नीचे के तबकों तक पहुंच जाएगी। मतलब आम गांव के बच्चों को भूल जाओ। हाँ, प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से उपेक्षित रही। काफी बाद में जाकर 1882 में लॉर्ड रिपन के समय हंटर शिक्षा आयोग बना, जिसने पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की बात कही। तो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए लोगों को सिस्टम चलाना सिखाया, उन्हें पश्चिमी कानून पढ़ाया, लेकिन अनजाने में ही सही उन्होंने भारतीयों को उसी सिस्टम को हैक करने का पासवर्ड थमा दिया। ये पासवर्ड वाली बात एकदम सटीक है। जब किसी को समानता और अधिकारों की बात सिखाई जाएगी तो जाहिर में पलटकर वही अधिकार मांगेंगे। और ये बात बाद में चलकर भारतीय नेतृत्व को भी समझ आ गई थी। शिक्षा के इस ब्रिटिश मॉडल के ठीक विपरीत अगर हम 1937 की वर्धा योजना को देखें, जिसे महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था, तो उसमें एक अलग नजरिया झलकता है। वो कैसे? गांधी जी का मानना था कि शिक्षा सिर्फ नौकरशाही का हिस्सा बनने के लिए नहीं होनी चाहिए। उनकी योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मातृभाषा में निःशुल्क शिक्षा और किसी न किसी कौशल के विकास पर जोर था। मकसद स्वतंत्र सोच वाले नागरिक तैयार करना था। और जब स्वतंत्र सोच विकसित होती है तो इंसान सवाल पूछना शुरू करता है, वो अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा शुरू होता है, प्रेस का उदय। शिक्षा ने लोगों को सोचना सिखाया, लेकिन प्रेस ने उन विचारों को पूरे देश में फैलाने का एक मंच दे दिया। शिक्षा और प्रेस का संगम किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे खतरनाक संयोजन होता है। भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बंगाल गजेट से। हालांकि हिक्की का मुख्य मकसद प्रशासन के भ्रष्टाचार को छापना था, लेकिन इसने एक दरवाजा खोल दिया। इसके बाद राजा राममोहन रॉय आए, जिन्हें भारतीय पत्रकारिता का अमृत दूत कहा जाता है। उन्होंने तो फारसी और बंगाली दोनों में अखबार निकाले थे ना? हाँ, फारसी में मिरातुल अखबार और बंगाली में संवाद कौमुदी निकालकर उन्होंने पत्रकारिता को एक सुधारवादी दिशा दी। फिर 1826 में जुगल किशोर ने पहला हिंदी अखबार उदंड मार्तंड शुरू किया,
और बाद में बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा आए। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं दे रहे थे, ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा कर रहे थे। एकदम सही। नील के किसानों पर होने वाले अत्याचार की खबर जब कलकत्ता के किसी अखबार में छपती है और उसे मद्रास का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ता है, तो उसे एहसास होता है कि दर्द सिर्फ उसका नहीं है। अखबारों ने इस बिखरे हुए गुस्से को एक राष्ट्रीय रूप दे दिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी। जो प्रेस शुरुआत में सिर्फ सूचना का माध्यम था, वो अब एक धारदार वैचारिक हथियार बन चुका था। सरकार को समझ आ गया कि ये प्रेस उनकी सत्ता की जड़ें काट रहा है। तो जाहिर है वे इसे कुचलने के लिए कानून लेकर आए होंगे। बिल्कुल। 1878 में लॉर्ड लिटन का कुख्यात वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट आया, जिसे इतिहास में गैगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता है। इस कानून के काम करने का तरीका बहुत ही शातिराना था। इसका सीधा निशाना भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार थे, क्योंकि वे सीधे आम जनता तक पहुंचते थे। हाँ, और इस कानून के तहत किसी भी जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी भारतीय भाषा के प्रेस से ये बॉन्ड भरवा सकता है कि वे सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापेंगे। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता कि कोई लेख आपत्तिजनक है, तो क्या होता था? तो वो बिना किसी अदालती कार्रवाई के उस प्रेस की पूरी संपत्ति और मशीनरी जब्त कर सकता था। ये सीधे सीधे सच बोलने की सजा थी। बाद में 1908 में एक और न्यूज़पेपर एक्ट आया, जिसने दमन की सारी हदें पार कर दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस अंधेरे दौर में भी कुछ ब्रिटिश अधिकारी ऐसे थे जो प्रेस की आज़ादी के पक्षधर थे। चार्ल्स मिटकॉफ का जिक्र आता है, जिन्हें उनके 1835 के एक्ट के कारण समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। हाँ, उन्होंने प्रतिबंधों को कुछ समय के लिए हटाया था, लेकिन कुल मिलाके 1947 तक प्रेस और सत्ता के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल चलता ही रहा। और इसी लंबे संघर्ष ने एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया जिसने समाज से ऐसे महानायक पैदा किए जिनका कद किसी भी वायसराय से बहुत बड़ा था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इतिहास की इन ऐतिहासिक उपाधियों को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि ये सत्ता के मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी हार थी। वो कैसे? देखिए, सत्ता का सारा ढांचा अंग्रेजों के पास था। वे किसी को भी जेल में डाल सकते थे, लेकिन वो किसी को लोगों के दिलों पर राज करने से नहीं रोक सकते थे। एक तरफ विंस्टन चर्चिल थे, जो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कह रहे थे। चर्चिल के इन शब्दों में नफरत से ज्यादा एक गहरा खौफ नजर आता है। एक ऐसा साम्राज्य जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, वो एक ऐसे व्यक्ति से डर रहा था जिसके पास सिर्फ एक लाठी थी। बिल्कुल। चर्चिल की वो हताशा साफ दिखाती है कि कानूनी सत्ता और नैतिक सत्ता में क्या फर्क होता है। दूसरी तरफ उसी समाज से रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। ये उपाधि किसी वाइसरॉय ने नहीं दी थी, ये जनता के विश्वास का प्रतीक थी। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने नेताजी कहा। और खुद सुभाष चंद्र बोस ने अपने गहरे वैचारिक मतभेदों के बावजूद रंगून रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बीच आपसी सम्मान कितना गहरा था। और एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण बारदोली से कहा है। 1928 में जब वल्लभ भाई पटेल ने लगान वृद्धि के खिलाफ सफल आंदोलन किया, तो बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। ये उपाधियां इस बात का सबूत हैं कि असली सत्ता क्रांतिकारियों के पास थी, न कि दिल्ली या लंदन के महलों में बैठे लोगों के पास। इन उपाधियों ने ब्रिटिश राज के उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया था जिसमें वे खुद को माई बाप समझते थे। जब जनता किसी को महात्मा या सरदार मान लेती है, तो कोई भी गैगिंग एक्ट उस विचार को नहीं कुचल सकता। वाकई, जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो पूरी तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। कैसी जमीनों पर कब्जा करने वाली नीतियों ने गुस्सा पैदा किया, जो सन्यासियों और संथालों के विद्रोह के रूप में फूटा। हाँ, और कैसे क्लर्क पैदा करने की मंशा से लाई गई पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों के दिमागों को दुनिया के नए विचारों से खोल दिया। और कैसे उन विचारों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए प्रेस ने एक पुल का काम किया। इसी पूरी प्रक्रिया ने ब्रिटिश राज की कानूनी सत्ता को हरा दिया। ये इतिहास हमें बताता है कि कोई भी दमनकारी तंत्र अपनी कमजोरियों को खुद ही